आप सभी को सादर नमस्कार। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ और जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला में के तीसरे दिन और तृतीय सत्र में मैं विश्वविद्यालय की हम सबकी संरक्षक, हम सबकी प्रेरणा स्रोत और इस विश्वविद्यालय की प्रेरणा जिसके कारण आज ये हम साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, माननीय कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, हम सबके बीच में बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित विज्ञान प्रसार डीएसटी भारत सरकार नई दिल्ली के प्रमुख वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर निमिष कपूर जी, आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के संयोजक प्रोफेसर मानस पांडे जी, हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विक्रमदेव जी, दूरस्थ प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े सहभागिता कर रहे हमारे समस्त आदरणीय आचार्यगण, मीडिया के हमारे मित्रगण और आयोजन समिति के हमारे सह संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आयोजन सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर अवध बिहारी जी, डॉक्टर चंदन सिंह जी, तकनीकी सहयोग दे रहे राणा सिंह, मैं सभी का इस हृदय से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ऐसा विषय है ये जो पिछले 2 दशकों में और ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है, जो एक विज्ञान संचार को लेकर एक अलग जगाए हुए हैं और लोगों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति प्रेरित करने के लिए पिछले 2 दशकों से आप बहुत सक्रिय हैं। मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा। डॉक्टर निमिष कपूर जी विज्ञान प्रसार डीएसटी भारत सरकार नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं साइंस फिल्म फेस्टिवल एंड पब्लिकेशन डिवीजन के अध्यक्ष हैं। आप पिछले 16 वर्षों से विज्ञान प्रसार में कार्यरत हैं। आप मीडिया एवं विज्ञान संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह की कार्य योजना एवं निष्पादन के साथ ही आप विज्ञान प्रसार के प्रमुख कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों तथा जनसंचार संस्थानों, कॉलेजों में विज्ञान संचार तथा विज्ञान फिल्म वृत्तचित्र को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान समाचार लेखन, विज्ञान फिल्म निर्माण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं आज की एक लंबी श्रृंखला से भी आप देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। आप देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के अध्ययन परिषद में नामित हैं। आप बतौर अतिथि प्रवक्ता, गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी आप विभिन्न संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को और संचारकों को दीक्षित कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ फिल्म सोसाइटी यूके में आप विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित हैं। यूनिसेफ, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एनसीईआरटी, एमएचआरडी सहित कई सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों तथा संस्थानों से आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानों से नवाजा गया है तथा पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर निमिष कपूर जी। सर माइक अपना ऑन कर लीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा। धन्यवाद मनोज जी, मुझे इस राष्ट्रीय मंच को आपने प्रोवाइड कराया और आप मुझे जुड़ने का सबसे सौभाग्य मिला। मैं विज्ञान का प्रसारक हूं और विज्ञान लेखक, वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक के तौर पे अपने करीब 22 वर्षों का एक सफर फिलहाल अभी तय हुआ है। तो आज जैसा कि आदरणीय मनोज जी ने बताया कि हम लोग साइंटिफिक टेम्पर और विज्ञान समाचार पर बात करने वाले हैं। तो मैं जब मनोज जी से बात हुई और जब मुझे आपका ईमेल और निमंत्रण मिला और ये विषय मैंने देखा और मुझे ये लगा कि आप सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब प्रबुद्ध प्रोफेसर्स हैं और शिक्षक हैं। तो उनको मैं विज्ञान समाचार के बारे में क्या बताऊंगा, क्योंकि आप सब समाचार के बारे में जानते हैं और जहां पर विज्ञान की बात आ जाती है तो वो विज्ञान समाचार होता है। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में
उसको 3-4 चरणों में बांटा है। पहले तो मैं साइंटिफिक टेम्पर की बात करूंगा। उसके बाद मैं हमेशा से इस बात पे जोर देता हूं कि हमारे जो मीडिया के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर साइंस कम्युनिकेशन मस्ट बी कंपल्सरी एलिमेंट, एक एज ए स्पेशल पेपर. इट कैन बी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन कोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेज, जहां जहां कोर्सेज रन कर रहे हैं. अभी तक हम जब बात करते थे तो हमको बहुत सारे अपनी बात को कहने के लिए बहुत कुछ कहना, दिखाना, बताना पड़ता था, लेकिन अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा कहना बताना कोविड काल में अपने आप पूरा हो गया है. क्योंकि आप मुझे कोई भी अखबार या टीवी चैनल ऐसा नहीं बता सकते जहां पर लैंसेट रिसर्च जर्नल की आधार पर रिपोर्टिंग ना हो रही हो, जहां पर कोविड दवाइयां, वैक्सीन, मेडिकल रिपोर्टिंग का इससे बड़ा दौर शायद ही कभी देश ने देखा हो जो हम अभी देख रहे हैं. तो ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई है कि साइंस, एनवायरनमेंट, मेडिसिन, हेल्थ की रिपोर्टिंग, उसका मीडिया कवरेज बहुत जरूरी है. मैं प्रेजेंटेशन पर आऊं उससे पहले एक दो बातें जो मुझे परेशान कर रही हैं पिछले 22 सालों से, मैं उनको यहाँ जरूर कहूंगा, क्योंकि आप सभी मीडिया के शिक्षक हैं और आप सभी भविष्य के पत्रकारों को ढाल रहे हैं, उनको आग में तपा रहे हैं, और वो आज जो बच्चे आप जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो सब कल किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में नौकरी करेंगे. और जब ये बच्चे उन अखबारों में जाएंगे, उन टीवी चैनल्स में जाएंगे, तो उनको इसरो के सैटेलाइट लॉन्च भी कवर करने होंगे, जीएसएलवी, पीएसएलवी, मंगलयान, चंद्रयान भी कवर करना होगा, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियां, कोविड की वैक्सीन, बहुत सारी चीजें उनको कवर करनी होंगी, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी होगी, बायोटेक्नोलॉजी भी होगी. तो मेरी गुजारिश सभी से यह है कि इन चीजों को हम, बेशक हमारा बैकग्राउंड साइंस का नहीं होगा, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स में हमें कोई पीएचडी नहीं करना, लेकिन हमें जरूरी है कि हम विज्ञान समाचार, विज्ञान की बातें अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करें. कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. मनोज जी हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और विज्ञान प्रसार में हम एकेडमिक किस तरह से डिसिप्लिन बनाया जाए और कैसे इसको हम आपके इंस्टीट्यूशंस में लागू कर पाएं, उसके लिए अब हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं. क्योंकि 22 वर्षों का अनुभव मुझे लगता है कि सफिशिएंट है मेरे पास. मुझे पता है कि ये कोर्सेज कब देश में लागू हुए थे, 1995 में, 98 में. इन कोर्सेज में क्या क्या कमियां थी, और ये कोर्सेज कहाँ कहाँ रह गए, कहाँ अपनी मौत मर गए, कहाँ चलते रहे, और कहाँ इनसे निकलने वाले साइंस कम्युनिकेटर्स आज भी देश में और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं. तो ये सब अध्ययन मनोज जी ने भी किया है लंबे समय से हमारे साथ. तो बहुत जरूरत है कि इसको हम आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को साइंस कम्युनिकेशन में उनको 2-4 बातें जरूर बताएं. मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, और उसके बाद कुछ स्लाइड्स के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे. और प्रेजेंटेशन आप सभी को दिख रहा है? जी दिख रहा सर. जी बहुत बढ़िया. मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं. कभी कभी फुल स्क्रीन में ये दिक्कत करता है, लेकिन मैं, हाँ, ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है. तो साइंटिफिक टेम्पर एंड आर्ट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, जिसमें विज्ञान समाचार भी उसकी कड़ी है, वो भी, उसका भी हम लोग जिक्र कर लेंगे. तो हम सबको पता है कि साइंस एंड सोसाइटी इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर के लिए हम जो हमारे समाज में और विज्ञान में जो गैप है, और इसके बारे में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोविड ने हमें सब कुछ सिखा दिया है कि कितनी अहमियत है साइंस और मेडिकल साइंस की रिपोर्टिंग. ये छोटा सा उदाहरण मैं जरूर देता हूँ जिन बच्चों को मैं मुखातिब होता हूँ, लेकिन आज मेरे समक्ष विद्वान प्रोफेसर हैं, तो आपको भी मैं कहानी सुना देता हूँ बहुत संक्षेप में. 1980 की कहानी है, सोनीपत के आसपास की, जहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच में पड़ा हुआ था. उसको कोई भी इंजीनियर, वैज्ञानिक, पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई थी, क्रेनें, मशीनें लेके, वो उस पत्थर को हटा नहीं पा रहे थे. और उस पत्थर को हटाया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि
सड़क को चौड़ा किया जा रहा था, और जब तक वो पत्थर हटाया नहीं जाता तो सड़क चौड़ी नहीं हो पाती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक किसान वहां आता था और पूछता था, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसको भगा देते थे कि तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो, हम इंजीनियर हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो जब 4-5 दिन किसान लगातार आता रहा तो उस इंजीनियर ने बताया कि भाई तुम्हें दिखता नहीं, हमें पत्थर हटा रहे हैं, ये हम नहीं हटा पा रहे हैं। सारे इंजीनियर मशीनें सब हार गए थे, वो पत्थर नहीं हटा पा रहे थे। तो किसान ने कहा, सर ये तो बहुत आसान है, आप इस पत्थर के नीचे उतना ही बड़ा एक गड्ढा बना दीजिए और ये पत्थर उस गड्ढे में गिर पड़ेगा। और ऐसा किया गया। तो जो इंजीनियर्स और मशीनें नहीं कर पाए वो एक किसान ने करके दिखा दिया। तो ये जो हमारा अनुभव का ज्ञान है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो जानकारियां हैं जो हमारे सदियों से हमारे संग चलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साइंटिफिक टेम्पर को परिभाषित करने में मदद कर सकता है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई। दूसरी कहानी संक्षेप में ये है कि जब गुजरात में भूकंप आया था कुछ साल पहले, तो वहां पर एक कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाते थे, उन्होंने अगले दिन खबर पड़ी कि गरीबों का फ्रिज तबाह हो गया, यानी कुम्हारों के बनाए लाखों हजारों सैकड़ों घड़े टूट गए। तो उन्होंने ठान ली कि मैं मिट्टी का फ्रिज बनाऊंगा, और उससे वो प्रेरणा लेके वो फ्रिज बनाने में जुट गए। और मनसुख भाई प्रजापति का नाम आप जानते होंगे। आज ये इनका करोड़ों रुपए का व्यापार है पूरी दुनिया में। ये मिट्टी कूल के नाम से फ्रिज बनाते हैं जो बगैर बिजली के चलता है, और इसमें आपका खाना सब्जी हफ्ता 10 दिन आराम से सुरक्षित रहता है, ठंडा रहता है। टेराकोटा की मिट्टी से इन्होंने मिट्टी कूल फ्रिज बनाया। उस अखबार की खबर से इनका साइंटिफिक टेम्पर जगा। तो ये दो कहानियां थी साइंटिफिक टेम्पर को समझाने की। एक कहानी में एक अनपढ़ किसान था जिसका अपना व्यक्तिगत जो बौद्धिक संपदा था उससे उसने वो करके दिखाया, विज्ञान साइंटिफिक टेम्पर को परिभाषित किया। दूसरे मनसुख भाई प्रजापति हैं जिन्होंने उस अखबार की खबर के शीर्षक से उस साइंटिफिक टेम्पर को जगाया और मिट्टी कूल फ्रिज बना दिया। और तीसरे किसान हैं जिन्होंने ये खबर अखबार में पढ़ी कि टिश्यू कल्चर एक तकनीक है जिससे केले की प्रजाति पैदा की जाती है, और टिश्यू कल्चर वाली पौध अगर हम अपने खेत में लगाएंगे तो हम एक सीजन में केले की 2 की बजाय 4 फसल ले पाएंगे, 3-4 फसल ले पाएंगे, और केले का जो है अच्छा फल होगा, बड़ा आकार होगा, और हम अच्छा कमा पाएंगे। तो जो ये किसान है आपके सामने जिनको अभी पद्मश्री मिला है, भारत सरकार ने दिया है कुछ अभी 1-2 वर्ष पहले, राम सरन वर्मा, जो बाराबंकी के पास दौलतपुर गांव में रहते हैं। आप इनको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये उस अखबार से साइंटिफिक टेम्पर जगा, जिस अखबार में इन्होंने वो साइंस की न्यूज पढ़ी, विज्ञान का समाचार पढ़ा, और वहां से साइंटिफिक टेम्पर जगा के अपने खेत में ये टिश्यू कल्चर वाला केले की प्रजाति को ले आए। टिश्यू कल्चर क्या होता है हम लोग फिर कभी अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल 51A(H) है हमारे संविधान का, जो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो 51A(H) में ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें वर्णित है, और ये हम सभी को अपने बच्चों को बताना चाहिए। और ये संविधान से अगर हम पहले की बात करें, अगर हम नेहरू जी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और अगर हम उससे भी पहले की बात करें तो संत कबीर ने भी ये कहा है कि पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी पहाड़ के पूजने से अगर भगवान मिलेगा तो मैं पत्थर की चक्की को पूजा करूंगा जिससे मुझे गेहूं संसार पीसता है और मुझे खाना मिलता है, मैं उसकी पूजा करूंगा। तो ये साइंटिफिक टेम्पर का देश है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट refers to an individual's attitude of logical rational thinking. Individual is considered to have scientific temper if he/she employs a scientific method of decision making in everyday life. पहले लोग पूछते थे कि भाई दिन और रात क्यों होते हैं, तो जवाब मिलता था ईश्वर या अल्लाह दिन और रात करते हैं। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो यहाँ पर कैसे पे बहुत आपको फोकस करना होगा। हम जब साइंस न्यूज की बात करेंगे, साइंस रिपोर्टिंग की बात करेंगे, तो आपको क्यों के संग कैसे पर भी फोकस करना होगा। ये कोविड वायरस कैसे फैलता है, ये कैसे हमारे फेफड़ों में जाता है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन कैसे हमको बचाती है, वैक्सीन से एंटीबॉडी बनते हैं जो हमारे फेफड़ों में जो रिसेप्टर होते हैं, दरवाजे होते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं बंदूक लेके, और जब ये कोरोना वायरस वहां आता है तो उसको फेंक देते हैं बाहर, उसको फेफड़े के अंदर नहीं जाने देते। ये हमको अपने आम भाषा में लोगों को समझाना होगा। और वायरस घुस गया तो हमारे सेल में, कोशिकाओं में रिसेप्टर जो एक राइबोसोम होता है वो उसकी फोटोकॉपी करता है, और वायरस जो है वो मृत और
जिंदा के बीच की एक कड़ी है, उसको हम मार नहीं सकते, मारना शब्द कहना गलत है, उसको हम निष्क्रिय करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने लोगों को क्यों के संग कैसे भी समझाना होगा। और हमको जब कैसे का पता चल गया तो हमने बता दिया कि भाई दिन और रात जो है वो अर्थ के रोटेशन से होते हैं, जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। साइंस जो लैब में है वो वाई और हाउ कवर करता है, लेकिन आप यहाँ पर फिल्म जो है आप इसको इग्नोर कर दें। फिल्म से माने रिपोर्टिंग, मीडिया, राइटिंग। तो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, टू हुम एंड हाउ, या हम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम कोई लिख रहे हैं, हम कोई चीजें जो कम्युनिकेट कर रहे हैं साइंस को, तो ये 7 Ws, अभी तक हम लोग 5 Ws पढ़ते आए हैं, तो मैंने उसमें 2 W और जोड़ दिए हैं। तो ये विच और वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई, टू होम, ये सब चीजें शामिल हैं। तो कौन से वैज्ञानिक हैं, हम किससे मुखातिब होने जा रहे हैं, हमारा दर्शक कौन है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये मुझे क्योंकि आप में से बहुत से लोग विज्ञान लिखते होंगे, मैं जो ऐसे भी बहुत से वैज्ञानिक हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं जो विज्ञान बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और सिखाने की, समझाने की जरूरत है। वो अभी तक अपने ऑडियंस की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि आपका जो लिखा है वो एक जो जो पढ़ेगा वो कौन होगा, वो आमतौर पर हम मान के चलें कि वो क्लास 8 का एक बच्चा होगा, उसकी वो बौद्धिक स्तर जो है उसके हिसाब से हमको लिखना है। सारी चीजें बहुत समझने की जरूरत है। और साइंटिस्ट को, मीडिया का जो व्यक्ति हैं, जो मीडिया के टीचर्स हैं, जो पत्रकार है, वो साइंटिस्ट को समझे और साइंटिस्ट जर्नलिस्ट को समझे। ये बहुत जरूरी है, एक दूसरे की समझ। क्योंकि जो वैज्ञानिक शोध पत्र लिखता है उसमें वो लगाता है साल, 2 साल, 3 साल। पत्रकार के पास होते हैं 8-10 घंटे, 18 घंटे, जिसमें उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन जो पत्रकार है वो बहुत तेजी से लिखता है, उसका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है। और आइडिया ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट कैंसर, नॉक आउट माइस लैकिंग P32 डेवलप, आप जो तकनीकी भाषा देख रहे हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट लिखेगा, साइंटिस्ट फाइंड ल्यूकीमिया जीन इज योर चाइल्ड एट रिस्क, तो आपको अपने बच्चों को ये बताना है कि जो वो कोविड से जुड़े रिसर्च पेपर पढ़ें, उनके वैक्सीन के बारे में जो रिसर्च हो रही है उसको बच्चों को आप पढ़ें और बच्चों को पढ़ना सिखाएं, ताकि बच्चे उस रिसर्च पेपर से रिपोर्टिंग करना सीखें। तो इसके लिए एक अलग कभी हम लोग कार्यशाला करेंगे तो हम और इस पे बात करेंगे, लेकिन आप सब रिसर्च पेपर पढ़ना जानते हैं और रिसर्च पेपर में से समाचार बनाना भी जानते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को दें, बहुत जरूरी है। सारे मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस में ये चीजें होनी चाहिए। तब हम शायद जो वैक्सीन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, और बेशक एक डेथ रिकॉर्ड हुई है, वो बहुत दुर्लभ केस है, ये भी साथ साथ आ गया है अखबारों में, तो उस पर हम लोगों को अवेयर करने की बहुत और बहुत जरूरत है। और इस अंतर को भी हमको समझने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है कि हमारे जो ये आप देख रहे हैं, एक जो रिसर्चर है, जो क्रिएट कर रहा है, जो वैक्सीन बना रहा है, जो दवाई बना रहा है, वो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लैब है, प्रयोगशाला है। दूसरी तरफ पत्रकार है, आप शिक्षक, मीडिया के शिक्षक हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं। और तीसरा है आपकी जनता, आपका ऑडियंस, आपका रीडर, लिसनर, या आपका श्रोता, ऑडियंस। तो आप उन तीनों कल्चर की समझ बहुत जरूरत है, एक पत्रकार को भी और एक वैज्ञानिक को भी। क्योंकि जब जनता आपको समझना चाहती है तो आप पहले तो अपने ऑडियंस को समझेंगे, उसके साथ साथ पत्रकार को, मीडिया को, रिसर्चर को, विज्ञान को, कोविड को, वैक्सीन को, एंटीबॉडी को समझना आवश्यक है। उसके बाद आप जनता को समझाएंगे। तो ये 3 कल्चर हैं, क्योंकि एक कल्चर जो है साइंटिस्ट का, जो रिसर्च पेपर्स की तरफ भागता है, आप भी रिसर्च पेपर लिखते हैं और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ आप भी भागते होंगे, लेकिन वो साइंटिस्ट भी भागता है, तो उसकी जो दुनिया है ना, वो अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट, मीडिया हाउस और आम जनता की बात करें, तो साइंटिस्ट की दुनिया है वो इम्पैक्ट फैक्टर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कोविड वैक्सीन और रिसर्च की दुनिया है। और जो पत्रकार की दुनिया है वो टीआरपी, व्यूअरशिप, रीडरशिप, लिसनरशिप और उसकी दुनिया है। और ये प्राइम टाइम, अलग अलग मीडिया की थ्योरी में डील करता है मीडिया, और ये पब्लिक जो मीडिया दिखाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और पब्लिक भी बुद्धिमान है, तो बहुत सारी थ्योरी भी फेल हो रही हैं आजकल, कि बुलेट थ्योरी लगा देंगे तो पब्लिक सब समझ जाएगी। तो बी केयरफुल, क्योंकि आप एक बार अपने टीवी चैनल में दिखाएंगे कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, और अब 2000 के नोट में मैग्नेटिक चिप लगा होगा, और जहां भी आप नोट देके जाएंगे वो तो सरकार आपके काला धन को पकड़ लेगी, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक चिप लगा हुआ है। अब ये बड़ा ही मतलब चिंतन का विषय है कि एक बड़े मीडिया चैनल को ये खबर का स्रोत कहां से मिल गया।
किस पीएमओ ने, किस सरकारी संस्था ने, किस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये खबर जारी कर दी कि 2000 के नोट में मैग्नेटिक चिप लगा होगा। ऐसी खबरें गाहे बगाहे रोज हमारे बीच आती रहती हैं। और ये स्लाइड बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय कम है मेरे पास, शायद 5 बजे से पहले मुझे लेक्चर खत्म करना है। साइंटिस्ट जो है ना, वो आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, बैकग्राउंड समझाते हैं, और उसके बाद आप नैरो डाउन होते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप जब विज्ञान की खबर बताएंगे तो जो उसका परिणाम है, जो कोविड वैक्सीन असर कर रही है, वहां से आप शुरू करेंगे, फिर आप कोविड वैक्सीन की बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि भाई वैक्सीन को, एक जो वायरस है उसको निष्क्रिय किया जाता है, उसको आरएनए बेस्ड वैक्सीन होती है, या पूरे वायरस को निष्क्रिय करके वैक्सीन बनाई जाती है और शरीर में डाला जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर आप और गहराई में और चीजों में जाएंगे। तो ये दोनों अप्रोचेस उल्टे हैं, जो एक शोध पत्र का अप्रोच है और एक समाचार का अप्रोच है। ये भी सब बातें आपको पता होंगी। अब ये लोग, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। अब पिछले साल लोग जो है वो सैनिटाइजर से नहाए, सैनिटाइजर को किसी ने पी लिया, तो ये सब बातें अखबारों में लगातार आई। बहुत बहुत चिंता है, बहुत चुनौती है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, बच्चा चोरी के अपराध में किसी व्यक्ति को मार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, फेक न्यूज के फैक्ट वेरिफिकेशन की भी बात हो रही है। गणेश जी को 1998 में पूरे देश में दूध पिलाया गया था। ये बीबीसी में खबर ब्रॉडकास्ट हुई थी और अखबारों में भी छप गई थी। तो उस समय 1-2-4 जो चैनल थे, उन्होंने इसको कहा कि भाई ये गलत है, ये विज्ञान के सिद्धांत इसमें लग रहे हैं, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, कोहेसिव एडेसिव फोर्स। तो ये गणेश जी कल भी जो है वो दूध नहीं पीते थे और आज भी नहीं पीते हैं, लेकिन ये अफवाहों में पीते हैं। अब ये पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें से पेट के कीड़े निकल रहे हैं, लेकिन कहा गया कि इसमें से मैगी निकल रही है, चाउमीन, मैगी, नूडल्स मत खाओ। तो टीचर्स ने स्कूल में बैन कर दिया। ठीक है, हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि वो मैगी सही है या चाउमीन सही है, गलत है, लेकिन ये जो जो र्यूमर फैलाया गया, ये पेट का और इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन खबर ये फैलाई गई कि कीड़े हैं। ये अब फीमेल फीटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या होती है। तो हमारे लोगों को, अभी एक सर्वे हुआ कुछ साल पहले, जिसमें बहुत बड़ी आबादी को ये नहीं पता था कि एक पैदा होने वाली संतान बेटा होगा या बेटी होगी, इसके लिए पिता जिम्मेदार है। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड और माँ को भी मार दिया साथ साथ, तो भाई ये बताने की जरूरत है कि माँ को क्यों मार रहे हो, जिम्मेदार तो पिता है बेटी पैदा होने का, तो पिता को क्यों नहीं मार रहे हो। तो मतलब एक हमारे लोगों के जो है, जो बुद्धि भ्रष्ट या कहें जो नासमझी है, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और माँ को मार दे रहे हैं, तो वो उनको समझाने की जरूरत है हमको भाई। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं साइंस और हेल्थ के दायरे में निकल के आएंगी। अब ये खबर फैली कि प्याज और लहसुन खाने से, अदरक खाने से, काढ़ा पीने से हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे। हम इम्यूनिटी बनाएं अपनी, सब इम्यूनिटी, हम जितना भी सब्जियां साग खाते हैं, हम प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी खाते हैं, ये सब हमारी बौद्धिक संपदा है, हमें किसी ना किसी रोग से लड़ने में मदद करती हैं। लेकिन ऐसा कोई शोध हुआ नहीं अभी तक जिसमें प्याज या अदरक से हम कोविड से बच पाए या हम कोरोना वायरस को खत्म कर दें। मिसलीडिंग। एस्पिरिन, हम ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं तो हम एस्पिरिन डॉक्टर हमें सलाह देगा, अगर हमें कोविड हो गया है तो भी हम ये खाएंगे, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये भी कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। गाय का गोबर और गोमूत्र से इसका इलाज होता है। तो ये सारी चीजें, अभी आपके व्हाट्सएप में आया होगा कि एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का बच्चा है रामू ने एक काढ़ा बना दिया है आपका शहद, अदरक, काली मिर्च इत्यादि डाल के, और वो WHO ने उसको मान्यता दे दी है। अब लोगों ने फटाफट उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। अब काढ़े से हमारा विशेष प्रेम है और हमें काढ़ा पीने से कोई परेशानी नहीं होती और हम काढ़ा बिल्कुल पीना हमको चाहिए, लेकिन काढ़े से या गार्गिल करने से, गरारे करने से या बफारा या भाप लेने से कोविड का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसको मारने के, उसको खत्म करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, मारना जब कहना गलत है, वायरस को हम मार नहीं सकते, उसको निष्क्रिय करने के लिए हमको 65 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो इतना तापमान हमारा गला और फेफड़े बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो जल जाएंगे। उतने गर्म पानी से हमें गार्गिल नहीं करना है, उतना गर्म हमें भाप नहीं लेना है। तो ये कोविड से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन कोविड के समय हमको सर्दी जुकाम हो गया तो हम इससे बच सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि हम गार्गिल करें या स्टीम लें। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप गूगल रिवर्स इमेज के जरिए इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। आप जब गूगल पे जाते हैं तो वहां पर इमेज पे क्लिक करिए। इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज खुलेगा, पेस्ट इमेज URL और अपलोड एन इमेज। तो इस तरह की कोई भी फर्जी
फोटो आपको मिलती है या वीडियो मिलता है, तो वीडियो से आप फोटो को अलग कर लीजिए। एक टूल है, उसका नाम है स्निपिंग टूल, SNIPPING। स्निपिंग टूल से आप वीडियो में से फोटो को कट कर लें या किसी भी फोटो को अपने हिसाब से एडिट। आप जैसे महात्मा गांधी में दलाई लामा एक फोटो खूब वायरल हुआ था, उसमें महात्मा गांधी 1932 में इंग्लैंड गए थे, उस समय का फोटो है, और एक बालक दलाई लामा को उसमें चिपका दिया गया। तो आप फोटो का सब्जेक्ट अलग कर लीजिए और यहां पर उसको अपलोड कर दीजिए, और जैसे ही आप अपलोड करेंगे, सर्च बाय इमेज का बटन दबाएंगे, तो तुरंत आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको ओरिजिनल इमेज सामने आपके मिल जाएगी। अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि कोविड वायरस का आकार कितना बड़ा होता है। ये होता है 80 से 120 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है, आप अपने बच्चों को यह अवश्य बताएं ताकि उनकी भी जानकारी में इजाफा हो कि कितना सूक्ष्म विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर होता है। वैसे ही 80 से 120 नैनोमीटर का ये वायरस का आकार है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने सिर का एक बाल यहाँ बना हुआ है, इस बाल को आप कल्पना करिए इसी मोटाई में, इसको आप फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा कर देंगे तो एक मोबाइल फोन के बराबर आपका कोरोना वायरस का आकार होगा। तो इतना सूक्ष्म हम बातें कर रहे हैं। और हम जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो थूक के कण निकलते हैं उसको हम एरोसोल कहते हैं, जो हवा में घुमा करते हैं। जो एरोसोल है वो होते हैं माइक्रोन लंबे, माइक्रोमीटर लंबे, और 1 माइक्रोमीटर में होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। तो 1 मीटर के 10 लाखवां भाग जितना मोटा हमारा एरोसोल है, जिसमें ये 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर इज 1 नैनोमीटर वाला, जो 80 से 120 नैनोमीटर वाला कोविड वायरस शैतान बैठा रहता है और हमारे फेफड़ों में घुस जाता है नाक के जरिए। तो ये सारी चीजें हम अपने जरूर अपने अध्यापन में शामिल करें। माफ कीजिएगा। तो people want to know the answers. Are mobile phone safe to use? मेरी आवाज सबको क्लियर पहुंच रही है? जी सर। जी सर। जी। तो अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मोबाइल फोन की बात है, कहीं कोई वो 4G और 5G से रेडिएशन की बात कर रहा है, कहीं हम हेल्दी डाइट। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जो हमारी डाइट है, आप सब जानते हैं कि हमारा भोजन ही औषधि है। हम डायबिटीज की कैपिटल बन गए हैं। इतना डायबिटीज है हमारे यहाँ, क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हैं जो समोसा और पिज्जा और तेल और भुना तला खाने की। अगर हम अपनी डाइट को संतुलित कर लें तो हम डायबिटीज जैसे बीमारी को भी साध सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को जानता हूं जिन्होंने अपनी संतुलित डाइट से अपना डायबिटीज को खत्म कर लिया या कंट्रोल कर लिया। खत्म तो कहना सही नहीं होगा, कंट्रोल कर लिया। अब हमें अपने बच्चे को वैक्सीन लगवानी है, क्यों लगवानी है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जीएम क्रॉप क्या है, बहुत सारी शोध टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर जो भी आप इश्यूज या कंटेंट से डील कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन वाला आपको चीजें दिखनी चाहिए। आप ऐसे इश्यूज मत उठाएं जिसमें आप कम्युनिकेशन करने में अपने आप को असहाय या असमर्थ पाते हैं। वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इनको आप उठाएं और अपने लोगों को जानकारी दें, और ये भी कोशिश करें कि उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में भी चेंज आए। आप जब वैक्सीन की बात करें, उस पर रिपोर्टिंग करें, तो लोगों को अवेयर करें, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ाएं। आप एंटीजन का कैसे बनता है, कैसे वैक्सीन काम करती है, इसकी रिपोर्टिंग की बहुत आवश्यकता है इस समय, ताकि लोगों का आप इंगेज कर सकें अपने टारगेट ऑडियंस को टू वे कम्युनिकेशन में। कभी कभी हमारे जैसे बहुत से वैज्ञानिक होते हैं जो बहुत ही अथॉरिटी के संग बोलते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सही है, इसको सुनो, और नहीं सुनते हो तो आप चले जाओ। तो ये वाली बात नहीं चलेगी। आपको अपने ऑडियंस को एंगेज करना है विद टू वे कम्युनिकेशन, और हमारे कम्युनिकेशन के गोल क्लियर हैं, रियलिस्टिक हैं, अचीवेबल हैं। हम अक्सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने निकलते हैं, हाँ, बगैर किसी प्लानिंग के साथ में। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है, हमको हर साल 200-400 फिल्में मिलती हैं देश से, दुनिया से। बहुत सारी फिल्में बच्चे बनाते हैं, कैमरा लेके निकल गए, पन्नी पॉल्यूशन शूट कर लिया, फिल्म बना दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा स्टोरी लाइन, क्लियरिटी, अपने गोल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। और हमेशा से ध्यान रखेंगे हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हम किसके लिए अपना काम कर रहे हैं। और डायलूशन विदाउट डिस्टॉर्शन, विज्ञान में, मेडिकल साइंस में ये बहुत आवश्यक है कि हम तकनीकी भाषा को आम आसान शब्दों में बनाकर प्रस्तुत करें, ताकि हमारा ऑडियंस, हमारा व्यूअर उसको डाइजेस्ट कर सके आसानी से। और ये आप कर सकते हैं।
बहुत आसान आप कर सकते हैं। और डेविड एटनबरो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बोला है कि रेयरनेस, सरप्राइज, एवरीडे एक्सपीरियंस, सिंप्लीफिकेशन, ऐसी चीजें अगर आपके सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करेंगी। अगर आप कोविड की, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो फुटबॉल के मैदान से तुलना करी, मैंने नैनोमीटर और माइक्रोमीटर की बात की, एरोसोल की बात की, ये सारे मसाले आप छिड़किए उसमें, तो लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और आपका जो विज्ञान की शब्दावली है वो बहुत आसान, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अब उसकी भाषा के हिसाब से वो उसमें, अब आप हिंदी वाले हैं तो आप संगणक बोलेंगे, अरे कंप्यूटर बोलिए भाई, तो आप माउस बोलिए, उसको चूहा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीजें आप जो जो चल रही हैं चीजें, अब अर्निथोलॉजी इज वेरी टफ शब्द, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है पक्षी विज्ञान। अब पक्षी विज्ञान कितना अच्छा है, सिंपल, विषाणु, अब वायरस प्रचलित हो गया तो अब वायरस चलाइए, कोरोना वायरस में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब ये रेन शैडो, एक तरफ गर्म हवा बारिश हो रही है, दूसरी तरफ शुष्क हवा यानी रीजन ऑफ रेन शैडो, अब इसमें पूरी परिभाषा आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह के जब आप कुछ आर्टिकल लिखें तो उसमें परिभाषा को समझाएं, कोविड है, कोविड की जो वायरस है कैसे, तो इसको आप उन परिभाषाओं को, उनको एनालिसिस को आप आसानी से शब्दों में समझाइए। रिवर डॉल्फिन में आप देखते होंगे, डॉल्फिन आवाज करती है और उसकी प्रतिध्वनि होती है, इको होती है, उसको पकड़ने के लिए फिर वो छलांग लगाती है। ये अद्भुत उसमें कुदरती क्षमता है, इसे सोनार नेविगेशन कहते हैं। तो सोनार, अगर आप डॉल्फिन पे कोई फिल्म बना रहे हैं, डॉल्फिन पे कुछ लिख रहे हैं, तो आप सोनार नेविगेशन को समझाना इसे मत चूकिए, उसको बताइए अपने ऑडियंस को। एक्लिप्स होता है हर साल, हर 2 साल, तो आप एक्लिप्स में ये थोड़े थोड़े समयांतरालों के बाद खींचे गए चित्रों वाली पद्धति, टाइम लैप्स इमेज, तो आप इसको बताएंगे, लोग और एंजॉय करेंगे कि हाँ कैसे इसकी कलाएं होती हैं और ये फेजेस होते हैं एक्लिप्स के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो घर में बैठे रहो, गर्भवती स्त्रियां घर में रहें, नहीं तो बच्चा कट जाएगा, चाकू से सब्जियां मत काटें। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे टीवी चैनल आज भी ये सब दिखाते हैं। अरे हम सोलर फिल्टर लगाएं, सुरक्षित तरीके से हम इस फेस्टिवल, इस उत्सव की तरह सूर्य ग्रहण का आनंद लें। वो जमाने नहीं है अब कि वो दूरदर्शन में नदिया के पार पिक्चर आती थी 1980 में, अब हम 2021 में जी रहे हैं। आज भी हमारे टीवी चैनल बड़ा बड़ा दिखाते हैं। और मजे की बात, मैं नाम भी लूंगा, तेज टीवी चैनल आज तक का, उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा अब ये ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, ये तो बहुत दूर है, कनाडा में है या कहाँ है, आप आराम से अपने घर से बाहर निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां चल रहा है टीवी में, जो नीचे आपका चलता है स्क्रिप्ट कि ये खतरनाक हो सकता है, गर्भवती स्त्रियां अपने घर में रहें। अरे भाई, ज्योतिषी बोल रहा है कि आप बाहर निकलो, घर में रहें, सब्जियां मत काटें। व्हाट नॉनसेंस, आप क्या कर रहे हैं भाई, आप कैसे कैसे पैकेज चला रहे हैं। अरे ज्योतिषी की बात तो सुन लो, अगर आप वैज्ञानिक की बात नहीं सुन सकते हो। ये सारी चीजें हो रही हैं और हमारे जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं यही कल पत्रकार बनेंगे और यही ये चीजें ना करें, उसके लिए आप इनको प्रेरित करें, उसके लिए आप इनको थोड़ा बहुत समझाएं, पढ़ाएं कि भाई साइंस को कम्युनिकेट करो। ये हमारा नेशनल और इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि सुविख्यात इसमें जो पर्सनैलिटीज हैं बॉलीवुड की, साइंस की, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो साइंस फिल्मों पे काम कर रहे हैं वो जाएं। अभी आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी आप एक रिकॉर्डेड मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़े थे, शेखर कपूर जी लंदन से लाइव जुड़े थे, और तमाम हस्तियां, श्याम बेनेगल से लेके माइक पांडे और हमारे मंत्री जी हमेशा इस फेस्टिवल में साथ में रहते हैं। और एक राष्ट्रीय स्तर पे फेस्टिवल होता है हमारा और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, इसकी बातें हम लोग विस्तार से कर सकते हैं। और आप यूट्यूब में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2018-2019 डाल के देख सकते हैं, आपको इसकी बहुत सारे रिकॉर्डिंग मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों से फिल्में बनवाएं और इस फेस्टिवल में आए, जुड़े, और कोविड बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं कि खत्म होगा और हम लोग आपस में मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। इंडिया साइंस वायर, जैसे कि विज्ञान समाचारों पे मैंने कुछ बहुत टच किया थोड़ा बहुत, तो ये हमारी एक न्यूज एंड फीचर सर्विस है। अगर आप कोई समाचार पत्र निकालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इसका फीड चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे हम एक दिन बाद खबर को डालते हैं, लेकिन एक दिन पहले जैसे ही हम खबर बनाते हैं, हम तुरंत, जैसे पीटीआई यूएनआई काम करता है उसी तरह से वायर सर्विस है, हम देश भर में 500-600 अखबारों को, टीवी चैनल्स को, डिजिटल पोर्टल्स को ये खबरें साझा कर देते हैं। तो अगर आपका कोई दैनिक या साप्ताहिक समाचार पत्र है, मंथली मैगजीन है, और आप इन खबरों को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट से इसको देख सकते हैं। विज्ञान प्रसार आप ऑप्शन डालेंगे गूगल में, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारी समाचार डेली इसको अपडेट मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसके हमारे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।
हमने इंडिया साइंस ओटीटी टीवी चैनल बनाया है। ये टेलीविजन चैनल है जो आप अपने मोबाइल में जिसको डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू गूगल प्ले स्टोर या जियो ऐप से, और ये ओटीटी चैनल का आप आनंद ले सकते हैं। 24 घंटे इसमें कार्यक्रम आते हैं, दिलचस्प कार्यक्रम होते हैं, और आप भी इसमें जुड़ सकते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से। आप अगर कुछ कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। उसके लिए हम लोग, और ये हमारी मंथली मैगजीन्स हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं विज्ञान तकनीकी विषयों पर, पोषण और न्यूट्रिशन के विषयों पर, तो हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु, all the regional languages we are working. We have initiated one magazine हर क्षेत्र को कवर करती है। वह मैगजीन ने कन्नड़ में शुरू की और एक तमिल में शुरू की है। तो तमिल, कन्नड़, मैथिली, उर्दू भी शुरू किया है, बांग्ला और हिंदी अंग्रेजी में ये ड्रीम और आहार क्रांति है। तो ये सारी पत्रिकाएं हम हमारे वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, आप इसको देख सकते हैं। और फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि as knowledge increases, wonder deepens। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कोई प्रतिभागी हमारे वक्ता से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट में या फिर अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। निमेश जी, मुझे लगता है किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं ही शुरू कर देता हूं। केवल आप एक क्लिप से ये समझा दें कि गूगल इमेज पे जाके कैसे सर्च किया जा सकता है कि ये न्यूज़ फेक है या ये न्यूज़ सही है। जी, आपने उसकी वो तो दिखाया, स्लाइड पे दिखाया तो जरूर था, लेकिन अगर एक बार उसका प्रेजेंटेशन उस तरीके से हम लोग देख लेते तो शायद हम लोग और भी हमारे जो प्रतिभागी हैं वो समझ जाएंगे। मैं कर देता हूँ। अभी मेरे पास समय है मनोज जी? जी 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 है जी। अच्छा, अभी कुछ ज्ञान जी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर वो स्टॉप कर दें तो मैं शेयर कर लूँ। जी, थैंक यू जी। मैं जरा गूगल पेज खोल लेता हूँ, एक मिनट जी। मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ जस्ट ए मिनट। हेलो जी जी जी। ये आइकन मुझे नहीं दिख रहा है जहां से मैं जुड़ पाऊँ। मेरे लैपटॉप में कुछ खो सा गया है। अच्छा हाँ, ये आ गया। सॉरी राइट। तो अब मैं शेयर करता हूं अपना गूगल पेज। आपको एक गूगल पेज दिखाई दे रहा है? जी। अच्छा, अब आपको फोटो, अगर आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी और दलाई लामा का एक फोटो वायरल हुआ था, जो मैंने आपको बताया भी था अभी। तो महात्मा गांधी में दलाई लामा का फोटो मैंने निकाला और उसमें से महात्मा गांधी के फोटो को क्रॉप करके अलग कर लिया। क्रॉप करने के लिए बहुत शानदार टूल है, उसका नाम है स्निपिंग टूल, SNIPPING। स्निपिंग टूल आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में पाया जाता है। अगर वो नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से। उसको आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है, उसमें न्यू में क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस है वो कैंची की तरह काम करता है। तो मैंने महात्मा गांधी की फोटो को अलग करके रखा हुआ है। राइट, अब मैं इमेजेस पे जाता हूं। इमेजेस पे जाने के बाद मैं इस कैमरे पे आता हूं। ये कैमरे का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। कैमरे पे आता हूं, अपलोड एन इमेज और पेस्ट इमेज URL। तो यहाँ पर मैं इमेज का URL को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल URL नहीं है। और मैंने एक इमेज को, गांधी जी की इमेज को निकाला, उसमें से बालक दलाई लामा को अलग कर दिया है, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये दलाई लामा का फोटो फर्जी तरीके से इसमें जोड़ा गया है। तो और अगर नहीं भी पता होता तो भी मैं इसको अलग अलग करके सर्च करूंगा तो मुझे नतीजे जल्दी मिलेंगे। तो अपलोड एन इमेज पे मैं गया, चूज फाइल,
और चूज फाइल पे मेरे पास डेमो पिक्स पड़े हुए हैं। डेमो पिक्स में महात्मा गांधी क्रॉप लामा, मैंने गांधी जी को अलग करके यहाँ पर ये फोटो सेव किया हुआ है और मैंने ओपन का बटन दबाया और ये फाइल अपलोड हो रही है। और फाइल अपलोड होते ही मुझको ये मिल गया कि डेक्कन हेरल्ड में महात्मा गांधी का फोटो अकेले प्रकाशित हुआ है, यानी दलाई लामा वाला जो फोटो है वो फर्जी है, वो गलत है। ये फोटो महात्मा गांधी का जो अकेले का है ये ओरिजिनल है, राइट। और अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि और भी बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूज 18 है, उन सभी में महात्मा गांधी का फोटो अकेले का पड़ा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ, और यहाँ पर इंडिया टुडे ने बोला है फैक्ट चेक कि ये फोटो बेबी दलाई लामा का महात्मा गांधी के संग फर्जी है, ये गलत है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपको ये असली और नकली में फर्क करना आप सीख जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि जो इस तरह के अभी आपको दिखाऊंगा मैं पेज नंबर 4-5 पे आपको फोटो मिलेगा दलाई लामा के साथ, जो जिस मतलब एक वो उस पर हम ट्रस्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो वो वेबसाइट है, जस्ट ए मिनट, अभी यहाँ पर अकेले ही महात्मा गांधी आ रहे हैं क्योंकि मैंने क्रॉप करके डाला हुआ है महात्मा गांधी को, राइट। अभी क्या करते हैं, एक फोटो और है मेरे पास, उसको डाल के देखते हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अपलोड एन इमेज, चूज फाइल, गांधी विद लामा, राइट, महात्मा गांधी विद दलाई लामा, ये डाल दिया मैंने। तो इसमें भी क्योंकि ये फोटो काफी प्रचलित हो चुका है और लोगों ने गलत फोटो हटा दी है, लेकिन फिर भी मैंने महात्मा गांधी विद दलाई लामा वाला फोटो डाला और अभी भी महात्मा गांधी मुझे अकेले ही, अब ये देखिए यहाँ पर वो दलाई लामा वाला फोटो आ गया, राइट, pinterest.com। अब ये Pinterest पर हमको ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि ये इंडिया टुडे या डेक्कन हेरल्ड नहीं है, राइट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। और अगर वो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे भी है तो कोई गारंटी नहीं कि वो गलत फोटो नहीं हो सकता, राइट। लेकिन फिर भी हम कोई बड़े मीडिया हाउस पर भरोसा कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो अब ये देखिए, जूम टीवी एंटरटेनमेंट, जहां पर महात्मा गांधी और दलाई लामा पड़े हुए हैं, यानी ये फर्जी फोटो इन्होंने डाला है, तो इस पे भी हमको भरोसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक फर्जी या कहें एक गैर जिम्मेदार पोर्टल है जो बगैर वेरिफिकेशन के चीजों को डालता है। तो ये रही गूगल रिवर्स इमेज सर्च की बात, जिसमें आप आसानी से, और इसी तरह से वीडियो का भी आप फोटो को अलग करेंगे और आप एक यूट्यूब के वीडियो के लिए एक मैं आपको दिखा दूं, यूट्यूब डाटा व्यूअर है। तो यूट्यूब डाटा व्यूअर में आप यूट्यूब का वीडियो का लिंक डालेंगे यहाँ पर और यहाँ गो का बटन दबाएंगे तो आपको उस वीडियो का अपलोड टाइम, उसका किस समय अपलोड किया गया, उसका टाइम डेट इत्यादि मिलेगा और आप उसमें उसके स्टिल फ्रेम आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप रिवर्स इमेज सर्च क्लिक करके ही आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हालांकि एक अलग कार्यशाला का विषय है, कभी अगर आगे समय रहा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये गूगल रिवर्स इमेज सर्च एक बेसिक टूल है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत कोई सवाल अगर एक दो हो तो अगर मुझे परमिशन दें तो मैं चाहूंगा कि कोई विज्ञान। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो काइंडली आप एक बार फिर से स्पेल कर देंगे? SHI तो कौन सी आईडी सर? वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, स्निपिंग टूल SNI, हाँ स्निपिंग टूल SNIPPING, स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल आप जब बॉक्स खोलेगा ना तो उसमें लिखा होगा न्यू, स्निपिंग टूल SNIPPING, स्निपिंग टूल। ये तरुण जी ने यहाँ पे लिख के डाल दिया है चैट बॉक्स में, स्निपिंग टूल। ठीक है सर, थैंक यू जी। बहुत आसान है, आपका जो माउस है वो कैंची की तरह है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ विज्ञान संचार पे, विज्ञान पत्रकारिता पे, विज्ञान लेखन पे कोई सवाल नहीं आया। नहीं, अभी एक क्वेश्चन मेरा और भी था। जी सर। आज की जो सबसे ताजा खबर है जो टीवी चैनल्स पे बहुत तेजी से वायरस हुई, मतलब टीवी चैनल्स पे चल रही, उसको वायरल क्यों कहेंगे, कि कोवैक्सीन को लेकर के है कि उसमें जो है काउ एंड काफ का सीरम और यूज करके आज जो है एक न्यूज उस पे उठाया गया है।
ये इसकी सच्चाई क्या है? सर मैं नहीं कह सकता जब तक कोवैक्सीन मैं पे है ये, आज न्यूज पे बहुत चल रहा है, देखिए ऐसा है कि मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जब तक मैं उसको पढ़ ना लूँ, समझ ना लूँ, तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब एक बार खबर मुझे देखनी होगी, तो उससे पहले मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जी। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस जी, मीडिया लिटरेसी, मीडिया कल्चर, ये सारे टर्म जो है सर बस बहुत आस-पास हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। इस पे कुछ बता सकते हैं सर? बहुत आस-पास हैं। और जैसे मीडिया कल्चर और मीडिया लिटरेसी, हम दोनों एक ही चीज मान लेते हैं, या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस? जी सर इसके बारे में ये कैसे अलग-अलग है सर? ये एक है तो इसमें टर्म। देखिए, जो हमारे यूरोपीय देश हैं वो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बोलते हैं, हम लोग साइंस कम्युनिकेशन बोलते हैं, कनेक्टिंग साइंस टू द मासेस बोलते हैं। तो ये टर्म बेशक शब्दावली थोड़ी बहुत अलग अलग है, लेकिन इन सभी का पर्याय वही है। जैसे आप मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, आपका डिपार्टमेंट होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो आप मास कम्युनिकेशन के अम्ब्रेला में पत्रकारिता भी पढ़ाते हैं, टीवी और प्रिंट भी पढ़ाते हैं, विज्ञापन भी पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी पढ़ाते हैं, पब्लिक रिलेशन भी पढ़ाते हैं, संपादन भी पढ़ाते हैं, फिल्म निर्माण भी पढ़ाते हैं, एनिमेशन भी पढ़ाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से ये टर्म है मास साइंस कम्युनिकेशन के अम्ब्रेला में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों में, जैसे हमने कुंभ में भी सर्वे किया था, तो वो सर्वे का हमने नाम दिया पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, आम जनता की वैज्ञानिक जन समझ, जिसमें हमने जनता से पूछा ग्रहण के बारे में, जिसमें हमने जनता से पूछा फीमेल फिटोसाइड के बारे में। तो वो उससे कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो एक शब्दावली है, और ये जो साइंस कल्चर की मैंने बात की, वो यानी प्रयोगशाला का कल्चर, और मीडिया का कल्चर यानी आपका कल्चर, मीडिया हाउस का, आपके मास कम्युनिकेशन के संस्थान का कल्चर, और एक ऑडियंस का कल्चर जो अपना टीवी देखता है अपने घर में, अखबार पढ़ता है अपने घर में, जिसके पास एक सीमित वैज्ञानिक जानकारी है और आपके माध्यम से उसको जी। अगर श्रीमान अनुमत हो तो हम एक प्रश्न पूछें? जी सर। है कि जी, यदि स्वदेशी परंपरागत पद्धतियों से होता है सामने, तो सर आवाज कट रही है आपकी, सर आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर। सर आवाज कट रही है सर। आपने स्वदेशी पद्धतियों पे कोई सवाल पूछना चाहा था, तो मैं ये बता दूं। जी सर, ऐसा था सर, हम किसी लड़ाई झगड़े में यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए हमको स्वदेशी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथी के नाम पे, क्योंकि ये हमको सबको पता होना चाहिए कि हर पैथी का अपना एक तरीका होता है रोग को ठीक करने का। जो एलोपैथी है वो आपके रोग पे, उस वायरस पे अटैक करके उसको डिप्रेस कर देती है, और जो आयुर्वेदिक है वो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, वो रोग के जो कारक है ना, रोग का जो कारक है या कारण है उस पर असर करती है। उसी तरह से होम्योपैथी जो है वो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करती है। तो इस सबके अपने अपने कार्य हैं, कार्य पद्धतियां हैं, और तीनों पैथियों को मिला जुला के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप होम्योपैथी का इलाज करें तो एलोपैथी की दवाइयां ना लें, अंग्रेजी दवाइयां ना लें। अगर आप होम्योपैथी का इलाज करते हैं उसके संग आयुर्वेदिक ले सकते हैं। जी सर, आवाज कट रही है आपकी लगातार, सर माफ कीजिए। सत्र समाप्त किया जाए। हाँ, एक अंतिम एक और आया था प्रश्न, बहुत अच्छा था कि भूत प्रेत के जो टीवी सीरियल आते हैं उसके बारे में मेरा क्या कहना है। तो उसके बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे पास अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल है, टीवी चैनल्स के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, और टेलीविजन के लिए भी एक संस्थान है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। जो टीवी चैनल्स जो हमारे सोप ओपेरास देते हैं, जो हमारे धारावाहिक, जो हमारे ये जो चैनल हैं, जो सारे जो न्यूज के अलावा जो चैनल होते हैं, तो वो जो भी चैनल है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे नाम उसका नहीं याद आ रहा अभी, आपको गूगल पे सर्च करेंगे मिलेगा, तो वहां कंप्लेंट कर सकती हैं उसकी
या BCCI। थैंक यू तनुश्री। और उसके बाद आपका आपके पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है आपके जिले में, आप वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपके पास सूचना मंत्रालय है, आप मंत्री जी को लिख सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत के सीरियल बंद किए जाएं। हमारा ऑक्सीजन लेवल 72 आ गया था और हम घबराए नहीं, प्राणायाम किए और 15 मिनट के अंदर हमारा 99+ हो गया। इसको क्या माना जाए? देखिए विक्रम जी इसको हम आपकी कृपा है सर आपके ऊपर, इसको हम ईश्वर की कृपा और आपकी सफलता मानेंगे कि आपको वो जानकारी पता है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता। तो अब आपका ये कार्य है कि आप दुनिया को भी वो बताएं, तो लोग उससे जो है वो सही हो पाए। बहुत बहुत आभार सर। सत्र को सर मेरा एक सवाल है। अब सत्र समाप्त है, बाद में सवाल पूछिएगा। मनीष जी मेरा ईमेल होगा आप सभी के पास, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9810215648। मैं चैट बॉक्स में नंबर लिख, चैट बॉक्स 98102, मैं चैट बॉक्स में यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ। आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, किसी भी सवाल जवाब के लिए मैं उपलब्ध हूँ। धन्यवाद सर, एक बार फिर से बताएं। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है 9810215648। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। लता चौहान मैम का स्वागत है, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल मैम एक आपका सवाल था कि अगर साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करें, उसके लिए अभी गृह मंत्रालय ने एक बहुत एक्टिव होके काम किया है और देश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने एक राष्ट्रीय अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया है जिसका टोल फ्री नंबर जारी किया है। वो टोल फ्री नंबर मैं यहाँ टेक्स्ट में अभी सेंड कर देता हूँ। 155260 है। और अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो वो इस नंबर पे टेलीफोन करके उसकी तुरंत सूचना दर्ज करा सकता है। और अभी बहुत बड़े रैकेट को गृह मंत्रालय एक्टिव होकर पकड़ा है, जिसमें कई 100 लोग रडार पे हैं और पकड़े जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को इससे सहूलियत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निमिष कपूर सर। आप विज्ञान प्रसार में होते हुए भी पत्रकारिता के देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के शिक्षकों विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना और इस तरह के जितने प्रश्न हैं उन सब से लैस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं वो आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पत्रकारिता के नई टेक्निक से परिचित कराएगी। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर साइबर क्राइम का नंबर फिर से रिपीट कर दें प्लीज। मैं अभी यहाँ मैसेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक सर। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा चतुर्थ सत्र स्वास्थ्य संचार और कोविड पे है। इस कोविड महामारी के दौर में अगर सबको किसी की याद आई सबसे पहले तो वो था चिकित्सक। और चिकित्सक का महत्व क्या होता है अगर कोई अपने जीवन में नहीं कभी समझा होगा तो इस दौर में बड़े अच्छे से समझ गया होगा कि बिना उसके एक सामान्य रूप से व्यक्ति आज जो दौर चल रहा है उसमें नहीं रह सकता। बहुत बहुत स्वागत है सर। जौनपुर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर VS उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर मनोज मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और डॉक्टर VS उपाध्याय जी का औपचारिक स्वागत करें। डॉक्टर मनोज मिश्र जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर निमिष कपूर जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत रोचक ढंग से उन्होंने प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम लोगों के साथ 21 राज्यों से हमारे सम्मानित प्रतिभागीगण हैं। ये आज का जो सत्र है बात बहुत दूर तक लग जाएगी और आज स्वास्थ्य विषय को ही हम लोगों ने केंद्रित रखा है और जागरूकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आज दोनों सत्रों में वही मुख्य विषय है। आज हम लोगों को खुशी है कि हम लोगों के बीच में IMA जौनपुर के अध्यक्ष और प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर NK सिंह सर भी हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत इस मंच से करता हूं। और प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ कुशल चिकित्सक डॉक्टर सुभाष सिंह जी भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। जनपद के समाजसेवी चिकित्सक
के रूप में जिनकी पहचान है डॉक्टर कमर अब्बास सर, और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कपूर जी, लायंस इंटरनेशनल के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, और IMA से डॉक्टर जाफरी जी भी इस साथ मंच पर हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही एक संक्षिप्त परिचय मैं आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर VS उपाध्याय जी का आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर VS उपाध्याय जी स्वास्थ्य संचार पर आमंत्रित हैं। भारतीय संस्कृति का जो हमारा मूलोद्धार है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् को अपना जो है इन्होंने जीवन माना, और उस राह पे चलते हुए डॉक्टर VS उपाध्याय जी MD मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप जो है साथ में खास बात बताएं डॉक्टर निमिष जी, आप रिस्क कम्युनिकेशन को रोज झेलते हैं। आप सर्वदंश चिकित्सा के पूरे पूर्वांचल के माने जाने चिकित्सक हैं। जब लोग कोई रिस्क नहीं लेता सर्वदंश मामलों में, और मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है अति गंभीर, जिनको कि चिकित्सकों ने कह दिया कि मृत है पेशेंट, उसको आपने जो है अपनी अथक प्रयासों से जीवन दिया है। तो आप जब जनपद में रहते हैं तो हम लोग बहुत निश्चिंत रहते हैं कि डॉक्टर साहब हैं। आप रिस्क कम्युनिकेशन के भी विशेषज्ञ हैं, और आपने हृदय रोगों के साथ उसको भी देखा है, और आप चिकित्सा पुण्य तमोन किंचित, चिकित्सा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है, उस सेवा भाव से आप लोगों का इलाज करते हैं। इस मंच पर डॉक्टर VS उपाध्याय जी का मैं बार बार अभिनंदन करते हुए और सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कोविड और स्वास्थ्य संचार पर अपना व्याख्यान दें। आदरणीय डॉक्टर VS उपाध्याय सर। VS उपाध्याय सर, अपना माइक जो है आप अनम्यूट कर लीजिए सर। आगे एक बटन होगी आपकी स्क्रीन पे माइक की तरह, उसको क्लिक कर दीजिए एक बार। हमारी टेक्निकल टीम सर को अनम्यूट कर दे अपने तरफ से। ओके सर, कर रहे हैं। हाँ, सर को अपने तरफ से अनम्यूट कर दीजिए आप सर। सर एक बार मोबाइल से अगर आप कनेक्ट हैं तो नीचे एक सिंबल बन के आ रहा होगा माइक का, एक बार आप उसको टच करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा सर। सर यहाँ से सर का माइक ऑन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है सर। ठीक है सर, अपने से एक ऑन कर लेंगे। सर आप एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाइए, ऑटोमेटिक ऑन ही रहेगा, कोई इशू नहीं है जी। रिकनेक्ट हो सर। आप जी आ गए। नहीं आ रही है सर की आवाज। सर आप अपने स्क्रीन पे नीचे देखें, स्क्रीन पे नीचे देखें, एक माइक का सिंबल बन रहा होगा, उसको टच करें आप। हाँ वो तो आ रही है सर, आप बोलें अब। हाँ हाँ हो गया सर। सुनाई पड़ा मनोज जी? जी अच्छा। जी सुनाई दे रहा। मैं डॉक्टर VS उपाध्याय आप लोगों को संध्या पर ढेर सारी प्रणाम करता हूं, और आप लोग महान भाव इस साथ में सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी को। ये 7 दिवसीय राष्ट्रीय शाला में डिजिटल दौर में मीडिया का बयामी स्वरूप गूगल मीट पर ऑनलाइन आयोजन के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर निर्मला S मौर्य VC वाइस चांसलर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मानस पांडे, प्रोफेसर मानस पांडे जी फाइनेंस एंड मास मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HOD पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और डॉक्टर मनोज मिश्रा जी को जल संचार एवं पत्रकारिता विभाग के HOD
मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक इतना सुंदर आयोजन आप लोगों ने यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं इस माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के हिसाब से। और मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी आभार व्यक्त करता हूं इस इनविटेशन के लिए और ढेर सारी बधाई भी देता हूं। मेरा जो विषय है, मैं इस विषय पर आता हूं, कोविड एवं स्वास्थ्य संचार। इस विषय को शुरू करने के पहले मैं एक प्रश्न चाहूंगा। दो प्रश्न हमारे दिमाग में हैं कि किसी चीज को सुनने के लिए, उसकी आतुरता को बढ़ाने के लिए उसके विषय में एक दो प्रश्न करना जरूरी है। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, पहला क्वेश्चन आप लोगों से है। दूसरा प्रश्न यह है कि कोरोना और कोविड-19 में अंतर क्या है? कोई जवाब? कोरोना सुनाई पड़ा सर? मनोज जी सुनाई पड़ा? जी सर सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। कोरोना और कोविड-19 में अंतर क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोरोना वायरस इसका नाम क्यों पड़ा? ये अंतर सर आप स्पष्ट करें, इसीलिए तो आपको ठीक सर। कोरोना वायरस का शक्ल क्राउन से मिलता है, क्राउन से मिलता है। जैसे राजा महाराजा पहले हमारे पुराने जमाने में लगाए रहते थे, क्राउन से मिलता जुलता है, क्राउन से मिलता जुलता, स्पाइक्स लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं कभी कभी ट्रैफिक रोड पर पुलिस वाले भी क्राउन लगाए रहते हैं। एक बार बंगलोर में भी पुलिस वाले डरवाने के लिए क्राउन का प्रयोग किया था। तो क्राउन वर्ड जो है, क्राउन मुकुट जो हमारी पहले थी, उस क्राउन के वर्ड से मिलता जुलता कोरोना, इसलिए कोरोना लिया गया। दूसरा, कोरोना और कोविड में अंतर वही है जो HIV और एड्स में है। HIV एक वायरस है और उसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ एड्स एक रोग है। तो कोरोना इज द वायरस, नेम ऑफ द वायरस, एंड उसके द्वारा जो हम प्रोड्यूस करते हैं डिजीज को, उसको कहते हैं कोविड-19 डिजीज। ये डिफरेंस है। दूसरा, कोरोना वायरस, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई वर्षों में ढेर सारे वायरस हमारे इस दुनिया में आए, जो हमारे ढेर सारे विषाणु पैदा हुए और ढेर सारे रोगों को फैलाए। उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जिसमें ज्यादा लोगों की डेथ हुई वो स्पेनिश फ्लू था, जो स्पेन से आया। उसके बाद इबोला वायरस आया, जो अफ्रीका के एक नदी के नाम पर इबोला रखा गया। इबोला वायरस आया अफ्रीका कंट्री में, अफ्रीकन में। दूसरा, निपाह वायरस, ये वायरस जो मलेशिया के गांव से उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम निपाह रखा गया। तो जहां से जिस वायरस की उत्पत्ति हो रही है उसी के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर रखा जा रहा है। तो हमें ये कहने में बुराई नहीं है कि ये वुहान वायरस नहीं है। वुहान वायरस नहीं है क्योंकि ये वुहान से ही पैदा हुआ और वुहान में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट बहुत ही कैपेबल, बहुत सामर्थ इंस्टीट्यूट है, जहां पर किसी भी वायरस के जीनोम की हेरफेर किया जा सकता है। तो इस वायरस की सही उत्पत्ति तो सही पूछिए तो वुहान में ही हुआ। इसके विषय में कुछ एविडेंस मैं देना चाहता हूं। आपके डॉक्टर रोहित, पूना के रहने वाले, आपने समाचार में या टीवी के माध्यम से देखा होगा, उनकी वाइफ और डॉक्टर रोहित, पूना के दो वैज्ञानिक चाइना में रहते हैं और वुहान इंस्टीट्यूट में प्रोबेबली काम करते हैं। इनका कहना है कि वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो वायरस आया, वो वायरस एक केव के माध्यम से, केव में जो कि वुहान शहर से 1018 किलोमीटर दूर पर एक प्रांत है, यूनान प्रांत, वहां पर माइन है, केव है। उस केव में ढेर सारे चमगादड़ों की बसेरा होती है, चमगादड़ रहते हैं। उसमें 3 वर्कर्स उसके सफाई के लिए भेजे गए और सफाई के ड्यूरेशन में तीनों बीमार पड़े और तीनों की डेथ हो गई। उसके बाद वो चमगादड़ों का जो सरफेस था उसको धुलाई करके उस गंदे मटेरियल को वुहान इंस्टीट्यूट में लाया गया। वुहान इंस्टीट्यूट में देखा गया कि यहाँ पर इसमें तो वायरसेस हैं, वो वायरसेस हैं जो हमारे पिछले कई वर्षों में
ढेर सारे डिजीज को पैदा किए हैं। उस डिजीज में सार्स को वायरस एंड MES वायरस, सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस। ये वायरस पहले से चले आ रहे हैं, कोरोना के पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इतना ज्यादा वायरुलेंसी नहीं है, इतनी जल्दी अफेक्ट करने वाले नहीं है, और इतनी ज्यादा डेथ रेट नहीं है, इससे सिंपल फ्लू टाइप के हैं। तो ये इसके जीनोम को वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने लिया और उसके जीनोम को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया उसके RNA के अमीनो एसिड्स को, तो बन गया कोरोना वायरस। अब एक कोरोना वायरस बनाने वाले तीनों वैज्ञानिक बीमार पड़ गए, कोरोना से तीनों वैज्ञानिक बीमार पड़ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये वायरस वुहान वायरली इंस्टीट्यूट से आया, जो कहते हैं चमगादड़ के मार्केट से आया, जबकि वुहान शहर से चमगादड़ और जो इस तरह से चिड़ियों का और मीट की दुकानें हैं वो 2 किलोमीटर दूर पर हैं, इसलिए चांसेस कम हैं। और जो मैं बता रहा हूं इसी के माध्यम से हुए, इसलिए इसको वुहान वायरस कहना गलत नहीं होगा। वायरस, जैसा कि निमिष जी ने बताया कि वायरस जो आपका ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, इसके ऊपर एक इन्वेलप रखा रहता, प्रोटीन लगा रहता है, उसके ऊपर प्रोटीन की स्पाइक्स होते हैं। ये आपके इन्वेलप, प्रोटीन के स्पाइक्स, RNA और इससे बना हुआ DNA, ये हमारे वैक्सीन बनाने में मदद करेंगे। तो ये जब वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो हम इसके लक्षण और सिम्टम्स बताने जा रहे हैं। तो हमारे सर्दी, जुकाम, नजला की उत्पत्ति होगी। जैसे ही कोई वायरस हमारे बॉडी में पहुंचता है और वो लक्षण पैदा करने लगता है, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि आज इन्फेक्शन हुआ और इसके 10 से 14 दिन बाद हमें सिम्टम आया, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही वायरस एक निश्चित अनुपात में पैदा हो जाता है जो एक लक्षण पैदा करने में सक्षम होता है। तो हमें इसके लक्षण में आपने देखा होगा ढेर सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, बुखार आना, और खांसी में बलगम न निकलना, ये सूखा बलगम होता है। और 1 हफ्ते 10 दिन में अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे पहुंच जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें सांस फूलने लगती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रकार के कैटेगरी बांटे हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट केसेस, ये निर्भर करता है किस लेवल पर हमारा डिजीज पहुंच गया है। मॉडरेट केसेस में हमारे रेस्पिरेटरी रेट 24 और SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमारी होती है वो 94 के नीचे होती है। बट अगर हम ये सीवियर केस में जाते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो 1 मिनट में सांस लेने की गति है, संख्या है, वो मोर देन 30 होगा, और पल्स ऑक्सीमीटर से जब हम SpO2 नापेंगे तो हमारा लेस देन 90% होगा। तब हमें ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर की जरूरत फर्दर पड़ सकती है। उस स्थिति में हमें कोविड डेडिकेटेड सेंटर लेवल 3 में भेजना चाहिए पेशेंट को। इसके पहले माइल्ड मॉडरेट केसेस जो कि चांसेस 98% के होते हैं, वो सभी मैनेज हो जाते हैं, बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं, किसी प्रकार का फियर नहीं है। उसकी दवाएं भी हमने एक बार प्रकाशित की थी, उसमें दवाओं का नाम हम रिपीट करना चाहते हैं। और ये सीवियरिटी जो ली जाती है, CT सीवियरिटी, CT स्कैनिंग से भी ली जाती है। अगर CT स्कैनिंग की सीवियरिटी 1 to 9 है तो माइल्ड होगा, 9 to 15 है तो मॉडरेट होगा, 15 to 25 के बीच में है कोई संख्या तो सीवियर ग्रेड में आएगा। तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को हम बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। इसमें हमें सिंपल एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन या CQS, पैरासीटामॉल और इम्यूनो मॉड्यूलेशन के लिए जिंक, विटामिन D, ये सब, और हमें कुछ कफ सिरप्स
देने से और भाप लेने से, और अगर मॉडरेट केसेस है तो हमें फ्लेविफ्लू देने से हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर हम मॉडरेट केस के सीवियर लेवल पहुंच रहे हैं तो हमें थोड़ा स्टेरॉइड भी ओरली जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम सीवियर केसेस और पेशेंट की SpO2 लेवल कम हो रहा है तो हमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। उसमें हमें ऑक्सीजन लेवल और पल्स, टेम्परेचर और हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन हमें करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में किसी समय हमें साइटोकाइनिन स्टॉर्म हो सकता है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो होता है, ये हमारे जब कोरोना वायरस हमारे लोअर रिस्पेक्ट्रम पहुंचता है तो कोरोना वायरस, ये बहुत खास बात है कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंजाइम पे ही ब्लॉक करता बैठता है। जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंजाइम्स बच्चों में कम डेवलप होते हैं, इसलिए बच्चों में कोरोना कम मिलता है और वैक्सीन भी अभी इसलिए नहीं लगाया जा रहा है। इसके अभी विषय में अभी प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। तो बच्चों में जो हम देख रहे हैं कि इस तरीके का लक्षण कम मिल रहा है, वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ना होने की वजह से हो रहा है। तो 5 साल से 12 साल के बच्चों में ऐसे चांसेस कम हैं क्योंकि रिसेप्टर्स कम होते हैं, बड़ों में रिसेप्टर्स ज्यादा होती हैं। लेकिन वो व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर वाली दवा खा रहे हैं, जैसे कार्डेस, लिप्रिल और आपके कोवर्सिल, ये सब दवाएं जो खा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स जो हमारे लंग के नलियों में हैं उसको ब्लॉक कर दिया है ये रिसेप्टर्स, ये दवाएं, तो हमें कोरोना कम असर करेगा। इसके साथ साथ वैक्सीन भी लगा ले तो पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको बहुत कम असर करेगा। तो इस तरीके की दवाएं भी हमें ब्लड प्रेशर की लेनी चाहिए और हमें देनी चाहिए इस कोरोना महाकाल में, और हमें इस तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए। पेशेंट साइटोकाइनिन देख रहे हैं, साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो हमें होता है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसलिए लंग में 2 चीजें चेंजेज आती है, पैथोलॉजिकल चेंजेज। एक साइटोकाइनिन स्टॉर्म की वजह से सूजन आ जाता है फेफड़े में, जिसको वायरल निमोनिया कहते हैं, और उसके पल्मोनरी वेट जो कैपिलरीज होती है, जो बेसल होती है, जहां पर ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है, वो बेड में के एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, फैक्टर 5 वहां से रिलीज होता, वो टारगेटेड हो जाता है, वहां से वो जमना शुरू हो जाता है, ब्लड हमारी नलियों में जमा हो जाता है। इसलिए हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का सहारा लेना पड़ता है। और साइटोकाइनिन स्टॉर्म को खत्म करने के लिए हमें रेमडेसिविर इंजेक्शंस, जो वायरस को मारने वाली सुइयां हैं, वो देनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता तो हमें टॉसिलिजुमैब, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नई दवा आई है, उसका भी प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती। लेकिन अगर हमारा पेशेंट तीसरे चौथे दिन ही डिटेरियोरेट कर रहा है, ज्यादातर सिम्टम आ रहा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, या पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशन में है, तो ऐसे केसेस में हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया इंजेक्शन तीसरे चौथे दिन, कैजरीमैप एक ऐसा इंजेक्शन है, और इमादेवीमैप, ये 2 इंजेक्शन जो जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल की हाफ मेडिसिन हमें लगानी चाहिए, जो हमें 3rd 4th डे अगर पेशेंट हमारा डिटेरियोरेट करता है तो उसको ये कवर कर लेगा और इस वायरस को मार सकता है, उससे वायरल लोड को कम कर सकता है पेशेंट को। तो इस तरीके से ये वायरस इतना तेज वायरस है कि बहुत ही जल्दी डिवाइड कर सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर पूरे इंडिया को इसने इनगल्फ कर लिया, पूरे इंडिया के हर गांव में पहुंच गया। तो हमें इसके विषय में बहुत तेजी दिखानी चाहिए, चाहे वो डायग्नोसिस के पर्पज से हो, चाहे ट्रीटमेंट पर्पज से हो, चाहे भर्ती के पर्पज से हो, चाहे इंजेक्शन के पर्पज से। हमें एक दिन 12-12 घंटा 6-6 घंटा में हमें हमेशा अपना निर्णय लेने चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए।
क्योंकि वायरस बहुत तेज है और आजकल तो डेल्टा वायरस आ गया है। डेल्टा वायरस जो एक वेरिएंट है जो कि बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे पेशेंट का फोन आता है कि साहब हमें तो सर्दी जुकाम खांसी हुआ है, बुखार है, लेकिन हमें आरटीपीसीआर हमारा निगेटिव है। तो ऐसी स्थान में हम बताना चाहेंगे कि पेशेंट जब कोई आए तो आप पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराओ, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है बहुत ही विद इन 5 मिनट्स हमें रिजल्ट पता लग जाता है। लेकिन इसकी एक निगेटिव पॉइंट ये है कि 50% फॉल्स निगेटिव बताता है। तो हमें साथ में अगर फॉल्स निगेटिव बताता है तो हमें आरटीपीसीआर भी भेजना चाहिए साथ में। लेकिन आरटीपीसीआर की एक खास बात है कि ये 30% फॉल्स निगेटिव बताता है, पॉजिटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव नहीं बताता। तो इसमें पेशेंट कंफ्यूज कर जाता है और भी लोग कंफ्यूज कर जाता है हमें आरटीपीसीआर तो है नहीं, हमें कोरोना की दवा क्यों खिला रहे हैं। लेकिन नहीं, ये वैश्विक महामारी में आपको सबसे पहले डायग्नोसिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कोरोना के विषय में सोचना पड़ेगा। और भी कंफर्म करना चाहते हैं तो 97% जिसका रिजल्ट है वो सीटी स्कैनिंग है। अगर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन देता है तो हमें सीटी स्कैन HRCT ऑफ द थोरैक्स कराना चाहिए, जैसा कि वुहान सिटी में चाइना वाले कराते थे। उनके पास रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर उपलब्ध नहीं था उस जमाने में, उस समय। तो इस तरीके से वो आरटीपीसीआर हमें लगभग सभी जांचें लगभग करानी पड़ जाती हैं कुछ केसेस में, रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर और HRCT। तो इस तरीके से जांच करने में भी हमें देरी नहीं करना चाहिए, हमें डी डाइमर भी कराना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस हम आगे बताते हैं। दूसरा पॉइंट हम जो आपको हाईलाइट करना चाहते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगस है जो कि रोटी वगैरह बरसात में रख दिए उसके ऊपर ब्लैक फंगस रख जाता है। ये ब्लैक फंगस हमारे गंदे स्थानों में, डस्टबिन में, पानी में, हर जगह पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। लेकिन जो पेशेंट हमारा आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन पे है, वो कैसे इन्फेक्ट हो जा रहा है, प्रश्न इस बात की है। तो उसके लिए हम लोग जब पूरी रिसर्च आई टीबी के माध्यम से पता लगा कि जो ऑक्सीजन हमें लगाया जा रहा है, जो नलिकाएं हमारे नाक में डाली जा रही, वो कितनी सफाई है, कितनी बार चेंज हुआ, एक पॉइंट। दूसरा, जो ग्लास में कितनी बार साफ किया गया, ग्लास के अंदर जो पानी भरा गया वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, टाइप वाटर और सिंपल वाटर नहीं होना चाहिए। उस माध्यम से भी हमें इन्फेक्शन पहुंच जा रहा है। यूजुअली जो हमारे स्टेरॉयड पेशेंट हैं या कीमोथेरेपी पर हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कई दिन से खाना पीना नहीं खाए हैं, ऐसे पेशेंट को हमें म्यूकरमाइकोसिस होने का चांस ज्यादा रहता है। और जो हम नॉर्मल पेशेंट को भी कभी कभी म्यूकरमाइकोसिस मिल जाता है, जो हमारे सिंपल पेशेंट ठीक हो गए हैं, इम्यूनिटी कम है, कोमॉर्बिड कंडीशन में है, उनको भी कभी कभी म्यूकरमाइकोसिस हो जा रहा। क्यों? क्योंकि आजकल वो जो हमारे मास्क लगा रहे हैं वो सफाई नहीं कर रहे हैं मास्क की, मास्क में नमी मास्क, ह्यूमिड मास्क लगा रहे हैं, उसके अंदर फंगस मिल जा रहा है, वो फंगस हमारे नाकों के ऊपर पहुंच जा रहा है। जो हमारे बेड के पास डस्टबिन रखे हैं वो सफाई नहीं हो रही है, जो हमारे पानी टैप वाटर से आ रहे हैं उसके माध्यम से, और किचन में जो हमारा डस्टबिन रखा हुआ है उसको भी हमें साफ करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें म्यूकरमाइकोसिस फैलता जा रहा है। इसमें नाकों में स्राव और हमारे साइनसेस में जाके बैठ जाता है, वहां पर डिवाइड करता है, और आंख के नीचे ब्लैकनिंग, रेडनेस और आंखों में दिखाई कम पड़ना, मूवमेंट कम होना, हेडेक होना, इस तरीके से लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो शुरू में आपको ट्रीटमेंट में वेरिकोनाजाल, पोसाकोनाजाल और लास्ट में एम्फोटेरिसिन बी लगानी पड़ती है, और हमें ENT आई सर्जन को रिफर कर देना चाहिए, न्यूरोसर्जन रिफर कर देना चाहिए, वो अपना उसके फंगस को ऑपरेशन से निकालते रहते हैं। दूसरा, पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन। कोरोना ठीक होने के बाद भी जिनका 60%, 50%, 70% हमारा लंग इन्वॉल्व है, उसमें फाइब्रोसिस डेवलप कर जा रहा है।
पर्टिकुलर कोमॉर्बिड कंडीशन, जो शुगर पेशेंट है, जो सीओपीडी पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो सीआरएफ के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में फाइब्रोसिस डेवलप कर जा रहा है। जैसे किसी जगह आपको चोट लगे, ब्लेड लगे, चोट लग जाए, वहां स्किन मोटी हो जाती है, वैसे लंग में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने के बाद वहां की कैपेबिलिटी, वहां की फैलाव जो लंग का होता है वो बहुत ही सिकुड़न उसके अंदर हो जाती है, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। तो एंटी फाइब्रोटिक दवाएं अब आ गई हैं जिसको परफेनाडीन कहते हैं। परफेनाडीन हमें यूज करना चाहिए, हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए, हमें नेबुलाइज करना चाहिए और कफ सिरप का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ पोस्ट कोविड इन्फेक्शन हमारे हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में भी सुनाई पड़ा प्लीज? जी सर। हेलो जी सर, सुनाई पड़ रही। सर बोले सर। अच्छा, पोस्ट कोविड के जो हमारे सीबीए में इन्फेक्शन होता है, हमारे हार्ट की नलियों में ब्लड जमा हो जा रहा है, हमारे ब्रेन के नलियों में ब्लड जमा हो जा रहा है, और इस वायरस इन्फेक्शन से हमारे मसल्स हार्ट की कमजोर पड़ जा रही है, उससे भी कुछ डिजीज पैदा हो जा रहे हैं और जो कि घातक और कार्डियक अरेस्ट में जाने की संभावना रहती है। तीसरा पॉइंट, मेंटल स्टेटस। आप देखे होंगे इतने ढेर सारी मीडिया के माध्यम से हमें दुष्प्रचार दिया जा रहा है कि इस घाट पे इतने मुर्दे हैं, इस घाट पे इतने मुर्दे हैं। हमारे कितने व्यक्ति जब उनको कोरोना पकड़ लेता है तो उसी घाट की याद करते हैं, तो इसलिए उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और फियर, ढेर सारी इस तरीके की सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है। तो मेंटल स्टेटस में भी हमारे प्रभाव ढेर सारा दे रहा है। इसके अलावा हमारे आंख में कंजंक्टिवाइटिस, हमारे नेत्र विशेषज्ञ बैठे होंगे एनके सिंह साहब, हमारे आंखों में कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में हमारे ये म्यूकरमाइकोसिस और हमें स्किन में इरप्शंस निकलने के पोस्ट कोविड अफेक्ट माना जा रहा है। अब मैं आपको इससे जो है इसकी रोकथाम के विषय में बताना चाहूंगा। ये हमारे पूरे सिंपल प्रकरण हो गए, सिम्टम, लक्षण, ट्रीटमेंट, और हम इसके प्रिवेंशन के विषय में, रोकथाम के विषय में बताना चाहेंगे। रोकथाम की पहली पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है। हमें 2 डोज वैक्सीन की अवश्य लगवानी चाहिए और दोनों डोज के बीच। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर आपका माइक बंद हो गया है। हाँ सर, ऑन हो गया सर। अच्छा, ठीक। तो हम रोकथाम के विषय में बता रहे थे कि हम रोकथाम कैसे करें कि हमें तीसरी लहर ना आने पाए, हमें फर्दर हमें कोरोना ना होने पाए। हम पब्लिक को क्या सीख देना चाहेंगे? हमें 2 डोज वैक्सीन की अवश्य लगवा लेनी चाहिए और दोनों डोज के बीच में 1.5 महीने से 2 महीने का इंटरवल जरूरी है। अगर हम एक बार अगर हमें कोरोना हो गया तो हमारी 1 डोज मान ली जाएगी और उसके 1.5 महीने बाद हमें दूसरी डोज लगवानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे तो हमें कम से कम 2 गज की दूरी तक उसका ड्रॉपलेट पहुंचेगा। उस ड्रॉपलेट से दूरी बनाए रखें, इसके लिए आइसोलेशन और 2 गज की दूरी हमें बहुत जरूरी है। और मास्क, हमें डबल मास्क लगाना चाहिए। जो हमारे यूजुअली जो फ्रंट लाइनर हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, स्वीपर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, इनको कम से कम 2 डबल मास्क लगाना चाहिए। और मास्क में ढिलाई ना हो, अगर जरा से भी ढिलाई होगा या हल्का सा उसमें अंदर गैपिंग रहेगी तो कोरोना जा सकता है। अगर सावधानी हटी, दुर्घटना हुई वाली बात, हमें मास्क को टाइट लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, हमें बार बार हाथ धोना चाहिए। तो लोग पूछते हैं भाई हाथ क्यों धोते हैं?
एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो हमारे टेबल पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे प्लास्टिक सामानों पर वो ड्रॉपलेट जाके बैठ जाते हैं। उसके अंदर हमारे कोरोना भी पहुंच जाते हैं, वायरसेस। और हम हाथ से छुए, हाथ छूने के बाद हम हमारे नाकों में और मुंह में उसका संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमें हाथ बार बार धोना चाहिए और हमें नाक और मुंह को बराबर नहीं छूना चाहिए। दूसरा, अपने बॉडी को हमें स्ट्रांग करना चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें विटामिन, जिंक्स और विटामिन डी और प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए। और इसके लिए हमें योगा, प्राणायाम और हेल्दी लाइफ फिटनेस स्टाइल अपनानी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी, गिलोय और आपकी अश्वगंधा, ये सब भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और हमें भाप और ये गार्गलिंग बराबर करनी चाहिए। इससे, इसको हम बोलते हैं कि हमारे फेफड़े का झाड़ू पोछा हो गया। अगर हम भाप लेते हैं और गार्गलिंग करते हैं, जिसको फर्श का झाड़ू पोछा होता है, उससे हमारे फेफड़े का झाड़ू पोछा हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। बट 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा भाप लेने से भी जो हमारे सीलिया होते हैं, जो हमारे एयरवे में सीलिया होती है, वो डैमेज हो जाते हैं। कोरोना भी आसानी से भी पहुंच सकता है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए हमें हवादार कमरे में रहना चाहिए। जहां पर जिस कमरे में रहें वहां पर हमें खिड़कियों को खोल देना चाहिए, जिससे कि कोरोना जो है पास कर जाए, हवा से उड़ जाए, वहां पर टिके ना। तो इस तरीके से हमें, और बार बार काढ़ा पीना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा काढ़ा नहीं पीना चाहिए कि आपको सिरोसिस हो जाए। एक डॉक्टर साहब थे, कोई व्यक्ति थे, उनको ढेर सारे काढ़ा पिए और उनको लिवर सिरोसिस हो गया। 8 बार काढ़े पीते थे दिन में। वो जाके पटना यूनिवर्सिटी में, पटना विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। तो एक 2 बार 3 बार बहुत माना जाता है, बहुत ज्यादा काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से काढ़ा पीने से या गर्म पानी, नींबू उसमें सोडा डाल के पीने से हमारी जो वायरस हमारे ओरोफैरिंग में फंसे रहते हैं, वो हमारे सिप करने से गर्म पाके वो चले जाते हैं हमारे पेट में। पेट में जाएंगे, एसिडिक मीडिया बहुत ज्यादा होती है, वहां जाके मर जाएंगे। हमारे लंग ट्री में न जाने पाए। लंग ट्री में जाने से ही हमें खतरा लोअर रेस्पिरेटरी का होगा। तो इस तरीके से हमें ये सब फायदा करता है। और हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, गले को साफ करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोरोना आएगा हमारे लार में फंस जाता है, हमारे म्यूकस में फंस जाता है। तो अगर हम उसको गार्गलिंग करके या साफ करके निकालते रहेंगे तो आधे कोरोना हमारे ऐसे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे डेली रूटीन वर्क, जिसको हम डेली फिटनेस हेल्थ लाइफ बोलते हैं, इसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और इस तरीके से हमें कोरोना को भगाना चाहिए। अब हम आपको वैक्सीन के विषय में ढेर सारा वैक्सीन बताएंगे। वैक्सीन के विषय में बताएंगे, वैक्सीन थोड़ी सी डिटेल बताएंगे वैक्सीन के विषय में। जैसा कि आपको इसके विषय में पता है कि वैक्सीन जो आरएनए वायरस है, आरएनए के खिलाफ वैक्सीन बनेगा। आरएनए जो कि करके रिप्लिकेट करके डीएनए बनाता है, तो डीएनए वायरस बनेगा। लेयर इनवेलप से घिरा प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन होती है, इनसे भी वैक्सीन बनता है। तो वैक्सीन में मिक्स डोज कॉम्बिनेशन का भी आया। कुछ देश ने मिक्स डोज कॉम्बिनेशन को तो प्रमाणित कर दिया था, ठीक है, चलो हर प्रकार के वायरस आएंगे, जो भी वेरिएंट वायरस आएंगे, ढेर सारे 5-6 वेरिएंट पता है। जैसे कि आप जानते हैं, अल्फा जब शुरू हुआ तो अल्फा नाम दिया गया, जो ब्रिटेन में वायरस मिला कोरोना वायरस। और बीटा जो हुआ वो अफ्रीका में जो पैदा हुआ उसको बीटा बोलते हैं। डेल्टा गामा जो मिला वो ब्राजील वाले बोलते हैं, इंडिया वाले को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा वायरस जो आया ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग, विरुलेंस, वेरी फास्ट मोर्टेलिटी रेट वाला वायरस है और बहुत जल्दी चला भी गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये वायरस बहुत ही फास्ट, और इसके जब म्यूटेशन के बाद ही हुआ है। म्यूटेशन जब वायरस में होता है तो उसकी विरुलेंस पावर कम भी हो सकती है, उसके अंदर शक्ति कम भी हो सकती है वायरस के, और शक्ति ज्यादा भी हो सकती है। तो डेल्टा वायरस, अब तो डेल्टा प्लस भी आ रहा, जो बच्चों में पैदा हुआ उसको डेल्टा प्लस बोल रहे हैं। लेकिन डेल्टा वायरस आने से हमें बहुत ढेर सारा नुकसान हुआ, जैसा कि आप पिछले हफ्तों में देखा, ढेर सारे लोग इससे प्रभावित हुए। और एक बार कोरोना वायरस अगर लग गया तो 1 डोज वैक्सीन की मान ली जाएगी।
और अब ये चीज नियम आ गया, आयुष्मान ने भी रिकमेंड कर दिया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। ढेर सारे फोन और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोस्प्रिन खाने वालों को या हार्ट मरीज को वैक्सीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हम कहते हैं कि वैक्सीन अगर आप नहीं लिया तो आप बहुत सुरक्षित नहीं है, तीसरे लहर में किसी लहर में भी आपको पकड़ सकता है। इसलिए कम से कम अपने को सुरक्षित रखें। एक इंजेक्शन लेने से ढेर सारे लोगों का इकोस्प्रिन के बाद भी ऑपरेशन हो जाता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। और इकोस्प्रिन आप लिए और उसके बाद भी आप इंजेक्शन लगाएं, कोई ब्लीडिंग के चांस नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल डरिए नहीं। वैक्सीन से साइड इफेक्ट बहुत कम है, अभी तक साइड इफेक्ट ऐसा कुछ मिला नहीं साइड इफेक्ट, और इसलिए आप वैक्सीन से बिल्कुल डरिए। और अपने मोहल्ले में, अपने चारों तरफ और लोगों को बताइए भी कि वैक्सीन लगवाइए। और हमारी गवर्नमेंट सख्त भी है इस मामले में, वैक्सीन के मामले में। और 88 लाख डोज प्राइवेट यूपी में आया है, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर को मिलेंगे। हमने 1000 डोज के लिए ऑर्डर दे दिया है, बुक करा दिया है सीएम ऑफिस से। और आईसीएमआर जो है ये सीरोलॉजी के माध्यम से सीरो सर्वे करा रही है। सीरो सर्वे पहली लेयर के बाद जब देखा गया तो अर्बन एरिया में 25% लोग पॉजिटिव निकले। अब सेकंड लेयर चूंकि हमारे गांव में भी पहुंच गई है, तो सेकंड लेयर में हो सकता है और भी लोग पॉजिटिव आए। वो पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, और उनको अगर लेट में भी अगर दूसरा डोज लगाया जाए तो तब भी काम करेगा। और हमें तीसरे लहर के लिए तैयार रहना चाहिए, और तीसरे लहर के लिए हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं ये कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक इसकी मियाद रहेगी, और 6 महीने से 8 महीने के बाद आपको तीसरी डोज लगवानी पड़ेगी। और एक चीज हम ये आपको बताना चाहेंगे, तीसरी लहर से कैसे आप बच सकते हैं। तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन ही है सबसे बड़ा उपाय। लेकिन जब तक बच्चों में वैक्सीन नहीं लगा रहा, कोई प्रोटोकॉल नहीं आ रहा है, तब तक बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करें। उनको खूब खिलाएं, खूब पिलाएं, और 3 सफेद चीज उनको दे और 3 सफेद चीज उनको मना कर दें। या हम लोग भी 3 सफेद चीज ना खाएं, जैसे हमें चीनी, नमक और मैदा। चीनी, नमक, मैदा ना खाएं, और 3 नई चीजें हम खाएं। उसमें चीनी के स्थान पे गुड़ खाएं, जो कि काफी न्यूट्रिशियस होता है। चीनी के स्थान पे शुगर पे पेशेंट छोड़ के ये आप गुड़ खाएं। दूसरा जो नमक है वो सफेद नमक के तौर पे हमें सेंधा नमक या लो साल्ट आता है, सोडियम आती है जो कि डाबर कंपनी बनाती है, लो साल्ट नमक, वो खाएं। और तीसरा मैदा के स्थान पे हमें मल्टीग्रेन प्रयोग करना चाहिए। आटा, मोटा आटा प्रयोग करना चाहिए, जौ, बाजरा, गेहूं का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे अंदर ढेर सारे उसके अंदर तत्व मिलते रहते हैं। तो और बच्चों को एक मोदी के वजह से जो खुशखबरी मिली है कि बिना पढ़े ही कक्षा 10, कक्षा 12 वाले बच्चे पास कर दिए गए। अब उस चीज को उनको अपने हेल्थ में लगाना चाहिए। उस समय को जो बचाए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसे एग्जामिनेशन पास कर गए हैं, तो उस चीज को उनके अपने हेल्थ में लगाएं, और खूब गेम खेलें, खूब खाएं, खूब मस्त रहें, जिससे उनके हेल्थ अच्छे बने रहे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, और आने वाली तीसरी लहर को वो अच्छे से मुकाबला कर सके। इन शब्दों के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे प्रतिभागियों का मुझे लगता है इस विषय पर सर से सवाल होगा, तो अगर किसी का सवाल हो तो सर से पूछ सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले बता दीजिए, डॉक्टर उदय भगत जी अपना परिचय बता दीजिए। हाँ सर, मैं आसाम से हूँ। नगांव गर्ल्स कॉलेज में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूँ। और आपके इस जो 7 दिवसीय कार्यशाला, इसमें मैं एक्टिव रूप से जुड़ा हुआ हूँ। सर एक दो बातें मुझे यह इच्छा थी जानने की डॉक्टर साहब, कि ये जो ब्लैक फंगस या अन्य जो फंगस है, ये जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं या स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट है या? और दूसरा प्रश्न है, ये जो कोविड
पेशेंट का जो डेथ हो रहा है, जो इसके हार्ट के पेशेंट हैं, क्या ये कुछ डर से भी इनका डेथ हुआ है? ये 2 प्रश्न है सर, जानने की इच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। बिल्कुल जानने की इच्छा सब लोगों को होती है। आप बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड देने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो ब्लैक फंगस बट नेचुरल है कि वो उसकी डिवीजन ज्यादा होगी। जो स्टेरॉइड वाले पेशेंट पर्टिकुलरली जो शुगर के मरीज हैं, तो शुगर के पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। शुगर पेशेंट कहीं उसकी इम्यूनिटी कम होती है, एनीमिक होता है धीरे धीरे, और उसकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए ब्लैक फंगस वगैरह ज्यादातर हमारे शुगर पेशेंट में, या जो इसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जो कैंसर पेशेंट हो, जो कीमोथेरेपी ले रहे हो, जो हाई एंटीबायोटिक लेते हैं। जैसे देखिए, हाई एंटीबायोटिक लेने से माउथ ओरल फंगस हो जाता है। ब्लैक फंगस तो हाई है, ओरल फंगस भी हो जाता है। जो हमारे इनहेलर लेते हैं उनके ओरल फंगस हो जाते हैं। तो आपका कहना सही है कि एंटीबायोटिक लेने से हमें इम्यूनिटी कम हो जाने से फंगस वगैरह डेवलप कर जाते हैं। जो कई दिन तक बेड लाइंग पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, शारीरिक रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको भी ढेर सारी जगह फंगस, रिंगवर्म में भी एक फंगस है, और कैंडिडियासिस, अस्परजिलोसिस, ये सब हमारे फंगल इन्फेक्शन है, जिनको ट्रीट करना इम्यूनिटी अच्छी न होने पे थोड़ा मुश्किल मानी जाती है। और दूसरा प्रश्न आपका, जो हदस की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे मेंटल स्टेटस, जो जीने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, और हमारे हार्ट जो है रेट कम होने लगता है, और आदमी निराश हो जाता है। पर्टिकुलर उनसे पूछिए जो हमारे बेड पे हैं, जो हमारे आईसीयू में है कोविड के पेशेंट, जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% से ज्यादा बढ़ नहीं रही है, जिनको वेंटिलेट किया गया है, उनसे पूछिए, उनके दो बन के देखिए, हम अगर इस तरीके से हों, हमारी भी स्थिति अगर ऐसी होती है, तो हमारी मेंटल स्टेटस क्या होगा, हम क्या सोचेंगे। मरने के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगला सवाल। जी सर, धन्यवाद सर। और कोई सवाल अगर किसी के पास हो तो सादर आमंत्रित है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा नाम सरताज सिंह है और मैं स्टूडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और सर, जैसे आपने भी बताया कि कोविड-19 के कारण जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं और अभी उनको डायरेक्ट पास किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो अभी कुछ राज्यों के जैसे परिणाम घोषित हुए हैं सर 10वीं क्लास के, तो उसमें सभी छात्रों को लगभग इस तरह मार्क्स दिए गए हैं कि 500 में से 500 मार्क्स, यानी 100%। तो इस तरह के जो मार्क्स दिए जा रहे हैं, इसका भविष्य में छात्रों को नुकसान होगा या इससे कुछ उनको फायदा होगा, या कुछ जब क्राइटेरिया कहीं बनेगा तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा भी ये इस ईयर में जो बच्चे पास किए गए जिन्हें डायरेक्ट प्रमोट किया गया था। सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, क्योंकि छात्र सर पहले कराए हैं सर, उनके साथ यहाँ इंजस्टिस हो सकता है। ये तो विषय आप लोगों का, इसका सवाल मानस पांडे सर अगर सुन रहे हो तो वो कृपया दें। ये तो विषय आप लोगों का है, कैसे करना है, पास करना है नहीं करना है, ये तो आप लोगों का विषय है। बिल्कुल, वो हर प्रदेश अपने। मानस पांडे सर बोल रहे हैं, सर बच्चे ने सवाल किया है कि पंजाब के विश्वविद्यालय ने 500 में 500 नंबर दे दिया। नहीं सर, पंजाब विश्वविद्यालय नहीं सर, वैसे जो 10th क्लास के बोर्ड है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी बताएं। जी, ऐसा है कि जो अभी जो मार्किंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, वो अडॉप्ट किया गया है उनके इंटरनल मार्क्स को लेकर के, उनके प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर के। अगर लड़के ने वहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 CGPA ले लिया था, तो फिर उसको क्या करेगा कोई? निश्चित है कि जब वो जो है उसको जो कन्वर्ट करेंगे, तो फाइनल एग्जाम में उसको वही रिजल्ट मिलना, 100% उसको मिलेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस आप ऐसे मत देखिए कि उसको ऐसे कर दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस पहले से ही स्कूल में वही रही होगी। इस वजह से उसका जो कन्वर्जन किया गया, क्योंकि कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो लगभग सब जगह एक ही जैसा है, कोई दूसरा नया फॉर्मूला नहीं अडॉप्ट किया गया है। कन्वर्जन का जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है वो स्कूल की परफॉर्मेंस, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो, उन्हीं के मार्क्स को लेकर के जो है उस पर कन्वर्ट किया गया है। निश्चित है कि उसकी परफॉर्मेंस बच्चे की अच्छी रही होगी। अब मैं उस पर और अधिक कमेंट करने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल सर, और कोई अगर सवाल हो किसी का। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज जो है हम लोग अभी जो है बात कर रहे हैं, 1 मिनट रजनीश जी, 1 मिनट के लिए।
अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं कोविड को लेकर के, और डॉक्टर साहब का जो है उस पे जो उन्होंने बातें कही है उस पे प्रश्न होता तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। रजनीश जी गोरखपुर से हैं। हाँ सर, सवाल करें। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वैक्सीन के बारे में कहा कि पहला और दूसरे वैक्सीन के बीच में 1 से 2 महीने के बीच गैप होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको 84 दिन कर दिया है। हमें अपने पोर्टल पे 84 दिन बाद का दूसरे डोज का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा उसकी जो प्रभावशीलता है उस पे? क्योंकि लगभग हाँ बिल्कुल, आपका सवाल सही है। अभी लैंसेट में प्रकाशित हुआ है कि जितना लेट वैक्सीन लग रहा है उतना ज्यादा देर तक प्रभावी हो रहा है, उतनी ज्यादा एंटीबॉडी उसको कलेक्शन मिल रहा है। लैंसेट में प्रकाशित हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट में जो पहले शुरू में तो 1 महीने का अंतर देते रहे पहले दूसरे डोज में, लेकिन अब जो अंतराल है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है, लंबा गैप लेने का कारण ये भी है, सरकार का भी कुछ मुश्किल काम है कि हर आदमी को वैक्सीन विद इन टाइम लगवा दे। अगर हम गैपिंग देंगे एक दूसरे के बीच में, जो कि हमारा प्रोटोकॉल भी कुछ हद तक फॉलो करता है, तो सरकार शायद हो सकता है कि सबको वैक्सीन जल्दी लगवा दे, सबको पहुंचा दे वैक्सीन। ठीक है सर, धन्यवाद। वैक्सीन घटेगा नहीं उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा एक अग्रवाल जी सवाल पूछना चाहती हैं। मैम अपना परिचय बताएं पहले आप। मैं डॉक्टर उषा अग्रवाल, महाराजा कॉलेज छतरपुर, मध्य प्रदेश से। जी बताएं। मेरा ये सवाल है सर से कि अगर किसी को एस्टेरॉइड लगा है तो ब्लैक फंगस कितने दिन तक उसका डर बना रहता है कि ब्लैक फंगस हो सकता है? नहीं, क्या लगा है? एस्टेरॉइड अगर दिया गया है कोविड होने पर, तो कितने दिन तक ये डर बना रहता है कि ब्लैक फंगस हो सकता है? एक्चुअली स्टेरॉइड जो है वो 2 हफ्ते तक उसका इम्यूनिटी रहती है। 2 हफ्ते बाद वो अपने आप बॉडी हमारी इम्यून कर लेती है, हमारी बॉडी डेवलप कर लेगी। इम्यूनिटी जो कम हुई होगी स्टेरॉइड से 2 हफ्ते 3 हफ्ते टाइम में वो रिगेन कर लेती है, बशर्ते कि जो हमने पॉइंट बताए हैं कि आपके पानी के संपर्क में मास्क नम से प्रभावित न हो, सफाई हो, पर डे मास्क बदलते रहें और उसको साबुन से धोते रहें और अच्छी सफाई करके और सुखा के ही मास्क प्रयोग करें। दूसरा चीज, डस्टबिन जो आपके भोजनालय में होगा वो डस्टबिन को आप साफ करते रहें। अगर पेशेंट है उसके बेड के पास डस्टबिन है वो सफाई होती रहे, और भी उसकी इम्यून पावर बढ़ता रहा। अगर वो पेशेंट शुगर का है, सीओपीडी का है, या पेशेंट कैंसर का है, या पेशेंट सीआरएफ रीनल फेलियर का है, तो ऐसे पेशेंट में जल्दी पकड़ने का डर रहता है। इसलिए उसको भी इम्यूनिटी पावर, उसकी दवाएं, हर चीज पर पूरा महत्व रखता है। जैसे शुगर पेशेंट है उसका शुगर अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, तब फंगस नहीं होगा। और जैसे ही उसके लक्षण पता हो, अगर दवा दिया जाए तो हमारे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर आगे नहीं बढ़ने पाएगा। अगर हमारे आंख पे चला गया तो आंख के हमारे जो नर्व्स हैं उसके जरिए वेन के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाएगा, तो हमें मुश्किल हो जाता है। आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। जी बुशरा जी। जी सर, मेरा ये सवाल है। मैं लखीमपुर खीरी से डॉक्टर बुशरा रिजवान जाफरी, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। मेरा ये सवाल है कि जैसे वेंटिलेशन के लिए व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेजेस आए कि जैसे औंधे लेट जाइए पेट के बल, और 2 तकिए पैर के नीचे और 2 पेट के नीचे और 1 सर के नीचे लगा लीजिए, तो आपको वेंटिलेटर से ज़्यादा ऑक्सीजन उससे प्रोवाइड होगी। और क्योंकि जो है वेंटिलेटर से तो बहुत कम पेशेंट्स बच के आ पाते हैं, ज़्यादातर तो ये होता है कि उनकी मृत्यु निश्चित होती है। ऐसा तो क्या ये सही है? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन है कि वेंटिलेटर का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि वेंटिलेटर को सब्स्टिट्यूट कर देगा। वेंटिलेटर एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो कि कई दिनों तक हम बिना ऑक्सीजन पेशेंट को अपने आप न ले तो हम सपोर्ट कर सकते हैं डिवाइस से। पेशेंट को ऑक्सीजन और उसकी सांस लेने की प्रक्रिया को बराबर दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 से 5% की अंतर हो रहा, जैसे हमें चाहिए 96% और पेशेंट का आ गया 94-90%, तो हम पेट बल लेट के और सब करके उस स्थिति में हो, पहले हम करने की स्थिति में हो तो हम करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कितनी देर तक हम पेट के बल लेटे रहेंगे, कई दिन तक लेटे रहेंगे? अगर हमारा सीवियरिटी बढ़ता जा रहा, हमारा जो है बढ़ता जा रहा है, हमारे लंग में इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं,
तो हम केवल पेट पर लेट के ही हम केवल काम नहीं चला सकते, बिल्कुल तो हमें वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और कोई सवाल अगर किसी का हो? सर मैं टेक्निकल टीम से सर मेरा एक सवाल है। अर्पणा चतुर्वेदी जी कोई सवाल पूछना चाह रही थी। नहीं ठीक है सर, सर कुछ पूछ रहे थे, मैं भी ये पूछना चाह रही थी सर से। मैं तेलंगाना से हूँ सर, मैं नलगोंडा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी की। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर ये सुना गया है कि अगर मतलब नॉस्ट्रल्स में तेल वगैरह कुछ लगाया जाए तो भी कोरोना वायरस जो है नहीं होता, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो भ्रम है, ये तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, न तो कहीं ऐसा प्रकाशन हुआ इस चीज का, कहीं कोई थ्योरी नहीं है। अब ये कहना मुश्किल है इस चीज को कि नाक में लगाने से नहीं होगा, ये तो एक भ्रम है। ओके सर, सर थैंक हम यू सर। पूछे कुछ, दिग्विजय जी कुछ पूछ सकते हैं? जी मैम बिल्कुल पूछे मैम। सर ने अभी कहा था कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं 2 डोज लगाने के बाद भी 6 महीने तक मैम अपना सर को परिचय दे दें। अच्छा मैं सोची मेरा परिचय, मैं प्रोफेसर लता चौहान बेंगलोर कर्नाटक से हिंदी की प्रोफेसर हूँ। और सर जी का व्याख्यान बहुत ही समीक्षात्मक तो था ही, सारगर्भित भी था। सर ने जो बताया डॉक्टर साहब ने अभी कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं दोनों डोज लगाने के बाद भी 6 या 7 महीने के बाद तक उसका असर होगा, यानी उस समय तक होगा, तो क्या फिर से 2 डोज और लगानी पड़ेगी? नहीं, अभी तो 3rd डोज के नंबर है, जो 6 महीने से 8 महीने के अंतर पे लगना संभावित है। बट अब इसकी प्रोटोकॉल हमें आईसीएमआर ने अभी नहीं दिया है, क्योंकि अभी इंडियन स्टडी आई नहीं है। बट संभावना है कि 6 से 8 महीने या 9 महीने तक जाते जाते लगाना पड़ेगा। तो फ्रंट लाइनर्स को पहले संभावना तो फिर भी बनी हुई है कि कोरोना हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे हम पुराने समय की बात, यदि आप भी जानते होंगे कि जी मैम, और किसी का अगर सवाल कोई हो तो? सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर दिग्विजय सर, मुझे जानकारी चाहिए थी। जी धर्मेंद्र सिंह जी पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। बताएं डॉक्टर साहब नमस्ते सर, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, फार्मेसी संस्थान पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। सर मुझे एक जानकारी ये चाहिए थी कि जैसे किसी को कोविड हुआ है तो उसके बाद उसमें एंटीबॉडी जनरेट हुई होगी, अभी जब सर वैक्सीन लेते हैं तो वो एंटीबॉडी आएगी, तो क्या सर ये दोनों एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा या कितना ड्यूरेशन रखा जाएगा सर, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही जुनीन है। और आप समझिए कि अगर एक बार आपको कोविड हो गया तो समझिए 1 डोज वैक्सीन का लग गया, और वो डोज वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी है, उसकी एंटीबॉडी ज्यादा होगी। अभी सीरो सर्वे हुआ है, सीरो सर्वे पहली लहर के बाद हुआ था, तो अर्बन एरिया में 25% लोगों को सीरियस कन्वर्जन मिला, मतलब IgG एंटीबॉडी उनके अंदर मिली, और 25% लोगों को मिला। अब की बार तो ज्यादा लोग प्रभावित थे, इवन गांव के भी लोग प्रभावित थे। अब की सीरो सर्वे जो हो रहा है, ICMR करा रही है, उसके माध्यम से देखा जाएगा हमारे ख्याल से 60-70% लोगों को एंटीबॉडी प्राप्त हो जाएगी। पहला वैक्सीन पहले मानिए एक बार आपको कोरोना हो गया तो कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने के बाद, 1.5 महीने से 2 महीने के बाद ही दूसरी डोज लगनी चाहिए। और डोज लगने का तरीका यह है, जब आपको पहले दिन बुखार आया उस दिन से जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं जी। सर आपका माइक जो है वो ऑफ हो गया है, माइक ऑन कर दीजिए। VS उपाध्याय सर अपना माइक प्लीज ऑन कर लीजिए सर। हाँ सर हो गया। हाँ बिल्कुल सर ऑन। सर एक बार अगर पेशेंट को कोरोना हो गया तो समझिए 1 डोज वैक्सीन का लग गया, और उस डोज लगने के 6 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा। वो इंटरवल हमें मान लिया जाएगा, और जिस दिन से हमें बुखार आया पहले कोरोना का, कोविड-19 का पहले दिन बुखार से जोड़ा जाएगा, उस दिन से जोड़ा जाएगा, और 6 हफ्ते बाद ही जो है हमें, या 2 महीने बाद हमें कोरोना का वैक्सीन फर्स्ट डोज लगाना पड़ेगा। ये है सर। एक सवाल मेरा है
सर 24 अप्रैल को मुझे मैं संक्रमित हुआ और जब मैं हॉस्पिटलाइज रहा 10 दिन बाद जब डिस्चार्ज हुआ 9 मई को, तो उस दिन भी मैं पॉजिटिव था सर। RT-PCR में पॉजिटिव ही आया लगभग 20-22 दिन 24 दिन बाद भी। तो सर इस तरह क्या कोरोना वायरस 14 ही दिन शरीर में रहता है कि उसके बाद भी रहता है, असर कम हो जाता है, कुछ इस पे बताइए। यूजुअली क्या है तो 2 हफ्ते बाद तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपके फंगस लगता है सर के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के समापन की तरफ हम ले चलते हैं और हमारे साथ पीरियड हेलो हाँ 10 दिन के अंदर उसकी विरुलेंसी कम हो जाती है। जी जी। इन्फेक्टिविटी जो टाइम है वो कम हो जाता है, तो हम लोग पेशेंट को 10 दिन बाद इंटरटेन करने लगते हैं अच्छे से। 2 हफ्ते बाद तो और भी कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 21 दिन बाद आपको फिर से RT-PCR पॉजिटिव होगा, या तो साइड से जो आप जहां एडमिट थे उनके कोरोना की वजह से कुछ इन्फेक्शन आ गया होगा जो कि बहुत मामूली था। कोरोना मरीजों के साथ ही एडमिट थे सर। हाँ वही इसीलिए। सर एक सवाल मैंने भी पूछा। सर मैं इशिता पांडे बनारस से, मेरा एक सवाल था। जी सर मेरा ये सवाल है कि ऐसे कुछ रिसर्चेस के अनुसार ये बोला जा रहा है कि अगर हमने पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगाई और दूसरी कोई और कोविशील्ड के अलावा लगाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि हम लोग दोनों डोज कोविशील्ड की लगाएं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो एक RNA वायरस से बनता है, एक प्रोटीन से बनता है, एक प्रोटीन के स्पाइक से बनता है, एक प्रोटीन के इन्वेलप से बनता है, एक DNA से बनता है। तो जितने वैक्सीन चाहे वो मॉडर्ना के हो, चाहे फाइजर के हो, चाहे स्पुतनिक के हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोविड की हो, कोई वैक्सीन हो, हर के अलग अलग ढंग से बनते हैं। तो आने वाले दिन में अगर हम दो वैक्सीन मिक्स वैक्सीन उसको बोलते हैं, कुछ कंट्री ने इसके अलाउ कर दिया है क्योंकि उनके यहाँ सर्वे हो चुका है, उनके यहाँ प्रोटोकॉल बन चुका है, कोई भी वैक्सीन कब भी लग सकता है। तो इस तरीके से वो मिक्स वैक्सीन लग सकता है। लेकिन अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था कि एक नर्स ने कोविड लगाई, कोशील्ड लगाई, पता चला कि दूसरे ने आके कोविड लगा दी। इस तरीके से दोनों में डिफरेंस हो गया। तो बहुत, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी वैक्सीन लग सकता है। वो भी एंटीबॉडी बनाएगा तो वही बनाएगा एंटीबॉडी। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। कितने मरीज जो है इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू मनोज जी, आप लोगों से मिलके, आप लोगों को देख बहुत बहुत खुशी हुई। आप लोगों के प्रश्न बड़े अच्छे रहे। सबसे बड़ी बात सर ये ऐसा मुद्दा है जिससे सारे लोग पिछले 2 सालों से पीड़ित हैं। सर सालों बाद आपको इतनी देर साथ में पाए, आपसे 2 मिनट बात नहीं हो पाती, 2 मिनट बात नहीं। थैंक यू सर, भीड़ होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि अब धन्यवाद ज्ञापन करें औपचारिक रूप से। डॉक्टर सुनील कुमार जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज कार्यशाला के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समाचार विषय पर भारत सरकार नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष साइंस फिल्म फेस्टिवल एंड पब्लिकेशन डिवीजन विज्ञान प्रसार के डॉक्टर निमिष कपूर ने समाचार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजरियों को बड़े ही आसानी से सहजता से लोगों को समझाया कि लोग समझ सके। और बहुत ही सुंदर व्याख्यान था, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी कि समाचारों पर के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मिट्टी के फ्रिज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे हमारे बहुत से प्रतिभागी को नई जानकारी मिली। इसके लिए मैं विभाग की तरफ से, IQAC सेल की तरफ से, पूरी आयोजन समिति की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। द्वितीय सत्र में जिले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर DS उपाध्याय जी, जो कि चिकित्सक ही नहीं इस जिले के लोगों के गार्जियन भी हैं। लोग इन्हें गार्जियन के रूप में देखते हैं।
तो उन्होंने कोविड और स्वास्थ्य संचार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनके व्याख्यान के समय लोगों की जागरूकता इतनी बढ़ती जा रही थी कि चैटिंग बॉक्स में इतने सवाल आ रहे थे और इतने लोग तारीफ कर रहे थे कि वो हम लोग के लिए बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और उन्होंने सुरक्षा के भी उपाय बताए कि कैसे आप सुरक्षा करें, उपचार भी बताया, जांच कौन कौन सी कराई जाए। फिर उसके बाद लोगों के प्रश्नों के संतोषजनक जवाब दिए। तो मैं इसके लिए डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र, IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मानस पांडे जी, को समन्वयक धर्मेंद्र सिंह जी और संचालन कर रहे डॉक्टर दिग्विजय सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूरी आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अवध बिहारी सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह और 31 प्रांत से जो हमारे प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटरी लो हो गई, आओ जल्दी आओ। हमारे मैं के प्रति फिर से मनोज जी आप बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो और जैसे हम सब लोग जुड़े हैं यूं ही साथ साथ ये सफर चलता रहे, सारे लोग रोज मिलते रहें। ये बहुत अच्छा सफर चल रहा है। मैं बहुत अपने को गौरवशाली समझता हूँ। आप लोग सभी अपना अमूल्य समय दे के ठीक 4 बजे आ जाते हैं। हम लोग उत्साहवर्धन करते हैं कि यूं ही साथ साथ चले, सदा खत्म अपना सफर न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल पुनः 4 बजे मिलते हैं। सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। सादर प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत समय दिया। हम लोग बहुत जो है प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने कार्यक्रम आयोजित किया। हमारी टेक्निकल टीम को धन्यवाद दीजिए सर, बहुत अच्छी है, राना बहुत